हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। काफ़ी छुट्टियां लग गई हैं और पढ़ाई धीमी चल रही। एक्चुअली मैं बीमार हो गया था, इस वजह से। अब कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम चल रहे थे। तो बताइए क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम से एसोसिएटेड हो सकता है, एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम से। ये पढ़ा था ये पढ़ा। या मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है 1/4πε0 समेशन QI/QJ अपॉन RIJ। लेकिन अगर वहीं पर गए आपके पास अगर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2ε0 इंटीग्रल E²d2 या dV। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए होता है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए। और इसके एग्जांपल्स आपने पढ़ रखे होंगे 12th में, बहुत झोली भर भर के। हम बात करेंगे इसकी यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए। अगर आप बात करें तो क्या कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, U=1/2ε0 E²d2। जैसे कि आपको फॉर्मूले से साफ साफ क्लियर है, अगर आपको किसी फील्ड से, किसी रीजन से, किसी शेप के एसोसिएटेड एनर्जी निकालनी है तो आपको जनरली क्या पता होना चाहिए, उससे संबद्ध फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो सुभान अल्लाह, नहीं दे रखा है तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके जरिए आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्ज कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद चार्ज कंडक्टर स्फीयर, तो चार्ज कंडक्टर स्फीयर से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंडक्टर स्फीयर के बारे में जानेंगे। कंडक्टर स्फीयर क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसे जितना भी चार्ज दिया जाए, सबसे चार्ज कहाँ आता है, कंडक्टर स्फीयर को दिया गया सारा चार्ज उसके सरफेस पर आता है। अगर सारा चार्ज उसके सरफेस पर आता है, इसका मतलब इनसाइड अगर फील्ड की बात करिए तो इनसाइड फील्ड कितना होगा, उसके इनसाइड फील्ड होगा 0, ई की वैल्यू कितनी होगी 0। लेकिन अगर आउटसाइड फील्ड की बात करें तो आउटसाइड फील्ड अगर ये r डिस्टेंस पर हो तो इस पॉइंट पर p जो वेरिएबल फील्ड होगा वो वेरी करेगा इस फॉर्मूले के साथ 1/4πε0 Q/r²। ये मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में सब कुछ ब्रीफली बता दिया था कि कैसे वेरी करेगा, क्या है, कुछ है, सब कुछ बता दिया। बात चल रही कि हमें पूछा गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्ज कंडक्टर स्फीयर। तो हमें जनरली सबसे पहले पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होगा, फील्ड इनसाइड निकालना है, फील्ड आउटसाइड निकालना है, क्योंकि लिमिट लेनी पड़ेगी हमें इन्फिनिटी तक, 0 to r to इन्फिनिटी, ऐसा लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक फील्ड 0 to r लेना है, फिर r to इन्फिनिटी लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो U= होता है 1/2ε0 इंटीग्रल E²dV। तो E²dV लिमिट में तोड़ लूंगा कैसे, U=1/2ε0, ये लिमिट तोड़ दी मैंने 0 से स्मॉल r तक, या मान लो ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R तक, E²dV प्लस कैपिटल R से इन्फिनिटी तक कितना, E²t। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब देखना ये जो मैंने ब्रेक करी है लिमिट कहां तक करी, यहां तक सरफेस बाउंड्री तक, फिर सरफेस बाउंड्री से आगे इन्फिनिटी तक। यहां तक फील्ड कितना है, यहां तक फील्ड दे रखा है आपको, साफ साफ दिख रहा है 0 है, तो यहां पर फील्ड रखेंगे 0। U= कितना है 1/2ε0 इंटीग्रल, ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी, प्लस इंटीग्रल r टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी है, बाहर की तरफ फील्ड इस प्रकार वेरी करता है, तो ये फॉर्मूला रखेंगे 1/4πε0 Q/r² का होल स्क्वायर इंटू dV की वैल्यू क्या, r की टर्म में 4πr²dr, 4πr²dr। अगर स्फेरिकल सिमेट्री देखिए जनरल तो वहां पाई पे डिपेंडेंट टर्म नहीं लेंगे, ये जनरल वे होता है 4πr²dr। जिसे dV की वैल्यू नहीं पता हो तो आप स्फेयर का एक वॉल्यूम लें, उसे डिफरेंशिएट कर दें, आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं r की पावर 4 बनेगी, ठीक से बोल लेते हैं, खत्म हो जाएगा वरना सब कुछ। 1/2ε0 इंटीग्रल r टू इनफाइनाइट, इसको ओपन करेंगे तो आएगा 1/4 16 π²ε0² Q²/r⁴ इंटू 4πr²dr, ठीक है। 4 पाई से कैंसिल करेंगे, 4×4 16, 4 पाई बार कैंसिल हो गया, और r² बार कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, U= बचा 1/2, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन भी कैंसिल हो गया, कितना बचा देखो 1/2 बच गया, Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल Q² बचा है 4 पाई एप्सिलॉन, बिल्कुल सही चल रहा है। नीचे r² बचा, ओके, r टू इनफाइनाइट और 1/r²dr। इसका इंटीग्रेशन बच्चा जानता है कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/r माइनस का, कितना होता है माइनस का 1/r। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8 Q²/8 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट में माइनस का 1/r, वेरिएबल लिमिट है r टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट इनफाइनाइट रखें, नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, कितना है बताओ, ये आगे एम्प्लाइज
यू इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये तरीका था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में एसोसिएटेड विद द कंडक्टर स्फीयर। कंडक्टर स्फीयर से निकालने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे ही हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द नॉन कंडक्टर स्फीयर पूछता है, अगर मतलब कुछ भी पूछे आपको जनरली पता क्या होना चाहिए, दिस फील्ड, कि फील्ड कैसे वेरी करता है, ठीक है। फिर डाइलेक्ट्रिक में कई बार क्वेश्चन जब बहुत डीप बनाना होता है टिफरेजर्स के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर कोटिंग कर देंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो फिर हमें यहाँ फील्ड पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कोटिंग के अंदर फील्ड पता होना चाहिए, बाहर फील्ड पता होना चाहिए, ऐसे फील्ड तोड़ेंगे क्योंकि हमें 0 से इनफाइनाइट तक जाना है ना, उस सिस्टम से इनफाइनाइट तक जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है वही बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद चार्ज नॉन कंडक्टर स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टर स्फीयर, नॉन कंडक्टर स्फीयर, कंडक्टर स्फीयर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जस्ट एक इंटीग्रेशन, अगर ये समझ में नहीं आया मतलब आपने पहले के कोई लेक्चर नहीं देखे हैं, सारी चीज जयराम जी की चल रही है और बाद में आप मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले संजय दत्त बनेंगे अगर नहीं पढ़े तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विद नॉन कंडक्टर पे, है ना। नॉन कंडक्टर के लिए भी देखो सबसे मेन चीज मैं बता चुका हूँ, पहला लेक्चर पढ़ा हूँ, फील्ड पता होना चाहिए, फील्ड पता खेल जाओगे वरना खत्म कहानी सब कुछ, एक एक चीज जुड़ी हुई है ना यूनिट बाय यूनिट। तो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है एक नॉन कंडक्टर स्फीयर। ओके भाई, तो एक नॉन कंडक्टर स्फीयर बनाओ, ये हो गया नॉन कंडक्टर स्फीयर। पहचान क्या है, नॉन कंडक्टर स्फीयर को दी गई एनर्जी एसोसिएटेड होती है सरफेस वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो फील्ड अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई इनसाइड आउटसाइड दोनों फील्ड पता है, ये पॉइंट इनसाइड में तो फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R अपॉन R, भाई पता होना चाहिए, तो खत्म मामला। और यहाँ पर फील्ड कितना होता है, यहाँ होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसे क्या देखना, Q अपॉन R स्क्वायर होता है। दो जगह फील्ड पता है, तोड़ेंगे बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिट है 0 से कैपिटल R तक, यहाँ तक कैपिटल R है, फिर कैपिटल से इंफिनिटी तक, वो है, बात खत्म हो गई। क्योंकि किस आप नॉन कंडक्टर स्फीयर में दिए गए चार्ज कहाँ, ये पता होना चाहिए कहाँ टूटता है, नॉन कंडक्टर स्फीयर को दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके ऑल ओवर वॉल्यूम में, और वो भी यूनिफॉर्मली, ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको एक जनरल ट्रिक बताई, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल में बताया था, पोटेंशियल में क्या होता है, टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एट यूनिट चार्ज, एंड इट इज कॉल्ड द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। सेम यहाँ पर क्या करना है, आपको फील्ड पता हो, मान रखो, आंसर पाओ, बात खत्म। तो हमें एनर्जी निकालनी है, U इक्वल टू कितना होता है, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी टो, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी टो, या डीवी लिख लो, यहाँ पर डीवी लिखते हैं अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है। U इक्वल टू कितना हुआ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तोड़ो भैया 0 से R तक, इंटीग्रल 0 से R E स्क्वायर डीवी प्लस R टू इनफाइनाइट E स्क्वायर डीवी। चलो ये 0 से R तक जो है, 0 से R तक क्या जीरो फील्ड है, नहीं फील्ड ये है, चलो फील्ड रखो कितना, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेशन बेहतरीन होने वाली है इसमें, देखो अंदर फील्ड कितना है, रटा हुआ होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिखते हैं कुछ लोग इसे Q अपॉन R स्क्वायर, ब्रैकेट में R अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू डीवी, डीवी का भी मान रखकर अभी काट देंगे हाथों हाथ, कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर dr, प्लस दूसरी लिमिट फील्ड रखो कितना, R2 इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना, होल स्क्वायर मत बोलना भैया, 4 पाई R स्क्वायर dr, ठीक है। सोल्व करो भैया, देखो ध्यान से क्या देखना है, 4 पाई यार गुणा ध्यान से कर लो, हवा में नहीं काटना है। U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 चौक 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊपर का Q स्क्वायर बाहर आ गया, और नीचे देखो देखना क्या है, ये है 2, ये है 3, तो ये हो गया 3 की पावर 2, 3 नीचे R की पावर 6, ठीक है, और ऊपर का 4 पाई भी कॉमन आ गया, ठीक है। ऊपर देखो क्या है, 2 R की पावर 3, 2 R की पावर ये है, 2 ये 4 हो गई, R की पावर 4, तो 0 टू कैपिटल R की पावर 4 इंटू डी आर, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका 4 पावर है, यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा, 1/4 चौक 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर Q की स्क्वायर अपॉन 4 पाई भी बाहर आ गया, और R की पावर 4 है, देखो ध्यान से, R की पावर 2 ये रही, यहाँ पे R की पावर 4 है, तो 2 हाथ से 2 हाथ कटी, 2 हाथ बची हुई है नीचे की तरफ, R2 इनफाइनाइट, और नीचे 2 हाथ बची है, 1/R स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक भाई। कैलकुलेशन करते हैं, काटो, 4 पाई से ये कट गया, 4 चौक 16, 4 पाई बाहर,
और एप्सिलॉन नॉट तो वो काट ही देंगे, बात खत्म हो गई वो तो बात में। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, बताओ अंदर कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपन r टू द पावर 6, क्यू स्क्वायर अपन r टू द पावर 6 इंटू ये क्या है, r की घात 5/5, देखो ध्यान से, r की घात 5/5, r की घात 5/5 प्लस ये बताओ कितना है, 4 चौक 16, 4 पाई बार कैंसिल हो गया, चलते हैं भैया आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटीग्रल, ये देखो कितना माइनस का 1/r रटा पड़ा है, ऊपर इन्फिनिटी पहले दे रखा है तो प्लस का 1/r हो जाएगा, 1/, अभी करा था कैलकुलेशन, इसका डीप में क्या सोच रहे हो भाई, समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन क्या है, नोट कर ही लोगे, रोक के मिटाते हैं। थोड़ा यार बीमार हो गए, छुट्टी पड़ गई तो थोड़ा तेज खींचना पड़ेगा ना सिलेबस, समझ रहे हो बात को, समझना पड़ेगा अभी यार। चलो भी बताओ क्या था, एक बार ये क्लियरली ऊपर लिख लेते हैं, आंसर गलत ना है इसलिए। बताओ भाई, बता क्या चीज है, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, u पूरा पढ़ लेते हैं, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर r/, ये पूरी चीज ऊपर लिखो, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन r/6, 5 से 5 बार काट, एक पावर लिख गया, क्यू स्क्वायर अपॉन r5 लिख, क्यू स्क्वायर अपॉन r की 5 पावर से 5 पावर कैंसिल हो गई, एक पावर बची, क्यू स्क्वायर अपॉन r हो गया 1/5 बोलना चाह रहा था मैं, प्लस यहाँ भी कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन r, क्यू स्क्वायर अपॉन, भैया देखो कोई अगर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाए, सोल्व करते हैं, अगर आपके r की पावर बदल के एक जगह कुछ और आ जाए तो क्वेश्चन वही रोक देना भैया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो r की पावर कितने पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है r की पावर 1 पे। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन आगे तक ले जाना, मतलब बिन मतलब में टाइम वेस्ट करना है, ठीक भाई। डायमेंशनली करेक्ट है, कॉमन सब कुछ आ ही रहा है, सब कुछ ही आ रहा है जितना कॉमन, देखो ये पूरा ही कॉमन आ रहा है, ठीक। u इक्वल टू कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन r, एलसीएम लेंगे 1/, कॉमन लेंगे मतलब ये ले कॉमन, बाकी में 5 और 6, u इक्वल टू कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, गलती हो गई लग रहा है, 5 और 6, 6/5, 5 दूनी 10 पंजे, 4 दूनी 8 पंजे 40, गलती हुई नहीं, ऐसे चल जाएगा, 5 चिकन 5, 5 और 1 6, तो 6/5, 6/5 आ गया, ओके ठीक है, 2 3 6, 2 3 6 हो गए, बताइए कितना आ गया, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन भी कट गया, u इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन r, क्यू स्क्वायर अपॉन r इंटू 3/5, तो ये ऐसा, ये इस तरीके से आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तुम्हें लग रहा होगा। तो कुछ बुकों में कैसे लिखा होता है, कुछ बुकों में लिखा होता है इस तरीके से, एन प्लाइज u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 5 चौक 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे लिखा होता है। लेकिन याद कैसे करना है, जो याद रहेगा आपको, एक नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए, किसके लिए पहली बात ये पता होनी चाहिए, नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए। जनरली बुकों में कैसे लिखा मिलेगा आपको, इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, तो ये याद नहीं रहेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जनरल इस वे में याद रखना है, एम्प्लाइज u इक्वल टू 3/5, ये u जैसा ही फार्मूला है तो इसे u लिख देते हैं, 3/5 इसे u डैश लिख देते हैं। और आपको सिर्फ यहाँ नहीं, ये आपको ग्रेविटेशन में भी देखने को मिलेगा और थर्मल कंडक्टिविटी में भी देखने को मिलेगा, जहां जहां एनर्जी एसोसिएटेड होगी ना स्फीयर से, एक स्फेरिकल सिमेट्री से, वहां पर आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा 3/5 u, ठीक है। तो ये चीज थी, और ये फिर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। और मैंने आपको यही बताना चाहा कि आपको अगर कभी भी एनर्जी निकालनी है, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है किसी भी सिस्टम के लिए, तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले उससे फील्ड मांगना है कि ला भाई फील्ड ला, हम एनर्जी दे रहे हैं। अगर वो फील्ड नहीं दे रहा है तो हमें फील्ड निकालना पड़ेगा, वो कंडीशन देगा। अगर वो कंडीशन भी नहीं दे रहा है तो उससे कहना है क्वेश्चन भी मत दे, क्योंकि या तो फील्ड देगा या फील्ड निकालने कंडीशन देगा, बिना उसके सवाल होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि फील्ड रखने पर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ सकती है। अगली यूनिट की बात करते हैं, अगली यूनिट हमारी आपकी पोलराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मैं आपकी यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाँ है ये, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोलराइजेशन। बहुत ही शानदार यूनिट है, और इसमें से मेरे से आप लिख के रखा लो, 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने हैं। आप जैस का पेपर उठा लेना, नेट का उठा लेना, गेट का उठा लेना, टिपर का उठा लेना, किसी का उठा लेना,
हर पेपर में आपको उसके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसके? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, डाइपोल एंड डाइलेक्ट्रिक के। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। डाइपोल और डाइलेक्ट्रिक से नोट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बात करते हैं डाइपोल और डाइलेक्ट्रिक की। यार बड़ी खुल के बात करेंगे आज, जरा बहुत दिन हो गए। थोड़ा इंक जो है वेरी करती है। ठीक, तो मैंने यूनिट क्या बताई थी आपको? मैंने यूनिट बताई थी, क्या यूनिट बताई थी मैंने बताई थी अब जो यूनिट चलेगी उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइलेक्ट्रिक का। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाई इलेक्ट्रिक, बहुत ही शानदार। कितने मार्क्स का? मैंने बोला कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या आपका 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो पहले मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन का नाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जनरल एक डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर लोकेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस इज कॉल्ड, द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जनरल पॉइंट r डिस्टेंस पर, इस पर कोई पॉइंट p है जिस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस वाले चार्ज से मैं डिस्टेंस मान लिया कि ये जो है ये r प्लस है, और माइनस वाले से मान लिया मैंने ये r माइनस है, और ये एंगुलर ओरिएंटेशन थीटा मान लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे कोसाइन रूल लगाना है। तो मैं आपको साइड में कोसाइन रूल बता देता हूँ। अगर कोई ट्रायंगल आपके पास ऐसे रखा है ए बी सी, तो ए के सामने की साइड स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल है, इसका स्मॉल भी मान लिया। तो आपको कोस ए का फॉर्मूला चाहिए। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है, सामने एंगल क्या ए है तो ए को माइनस करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर ऐसे में कोस बी का फॉर्मूला बताऊँ तो कोस बी को माइनस करना है, क्योंकि ए था, ए माइनस हो गया तो बी भी माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे कोस सी का फॉर्मूला कितना होगा? कोस सी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इसमें क्या करना है? कोसाइन रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। पहले जनरली इसका पोटेंशियल कितना बैठेगा आपके हिसाब से बताइए? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले पॉजिटिव केस निकालेंगे तो प्लस क्यू अपॉन r प्लस डिस्टेंस, प्लस नेगेटिव केस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r माइनस डिस्टेंस। ये तो होगा। तो अब नेट निकालो, आप नेट निकालो, नेट कितना आएगा? नेट आएगा देखो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस, ये होगा नेट डिस्टेंस। तो आपको कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी 1/r प्लस 1/r माइनस। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो हमें पता है कि r क्या है, ना ही हमें पता है कि थीटा कितना है। जो r और थीटा दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल का लेते हुए मैं कभी भी यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं निकाल सकता। तो मुझे जनरली कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। कोसाइन रूल की सहायता से मैं क्या करूंगा, इन r प्लस और r माइनस की वैल्यू निकालूंगा, और उन r प्लस और r माइनस की वैल्यू में यहाँ पर रखते ही मेरे को आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं r प्लस और माइनस वैल्यू। ठीक है, 10 तक है। यस, तो आपको ऐसा कोसाइन रूल लगाना है, इस ट्रायंगल पर लगाएंगे। ठीक है, अप्लाइंग कोसाइन रूल, पी ए हो गया, तो इसे मान लीजिए आप ओ, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी। ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल पी ओ बी। नाउ अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल पी ओ बी। पी ओ तो बात चली थी कोसाइन रूल लगाना, ना अप्लाइंग द कोसाइन रूल इन ट्रायंगल पीओबी। अच्छा बताइए ट्रायंगल पीओबी कहाँ है? दिख रहा है? अबे दिख तो रहा होगा, सिंपल ही दिख रहा है। ट्रायंगल पीओबी है, ट्रायंगल पीओबी, इसमें लगा कोसाइन रूल कितना होगा? कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा?
इसके सामने कोई डिस्टेंस है आर प्लस, तो आर प्लस को माइनस में लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस स्क्वायर अपॉन 2r d/2। आप देखो सेम वैसे ही लगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो वैसे लगा, अदरवाइज आपको अलग लग रहा होगा। इसे मिटा देता हूं मैं, बताओ कितनी है कैलकुलेशन को आगे। आर डी को उधर मल्टीप्लाई पहुंचा तो कितना हो जाएगा, आर डी कोस थीटा कितना हो जाएगा, आर डी कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस का आर प्लस स्क्वायर, आर प्लस स्क्वायर। ये आर प्लस जो है अलग से सिंबल नहीं है, बस ये आर प्लस ये वाला ये सिंबल है आर प्लस, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, आर प्लस स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस का आर डी कोस थीटा, आर प्लस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 4 माइनस का डी कोस थीटा अपॉन आर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा तो बचेगा आर 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 4 माइनस का डी कोस थीटा अपॉन आर की पावर 1/2। And by the what is the definition of electric dipole? Actually, what is electric dipole? Electric dipole is a system which consists to equal nipple charge at small distance separated by the small distance। तो ये small distance separation distance बहुत small होती है, तो इसके स्क्वायर और स्मॉल होगा और डिवीजन तो बहुत ज्यादा स्मॉल रहेगा। तो इसे नेगलेक्ट करने पर, नेगलेक्ट मतलब मिटाने पर, तो मैं इसे मिटा दूंगा तो गायब हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दो। कितना होता आर प्लस इक्वल टू आर ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस डी कॉस थीटा अपॉन आर ब्रैकेट 1 अपॉन 1/2। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, हमारा अपॉन आर प्लस की, तो इसे उल्टा कर देंगे, इन्वर्सिंग बोथ साइड, इन्वर्सिंग बोथ साइड, दोनों को उल्टा करेंगे। जब बोथ साइड्स को उल्टा करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस, 1 अपॉन आर प्लस इक्वल टू 1 अपॉन आर, और ये उल्टा करेंगे तो 1 माइनस डी कोस थीटा अपॉन आर की पावर -1/2। ठीक, थोड़ा आगे तक सोल्व करते हैं, नहीं करता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे 1 अपॉन आर प्लस इक्वल टू 1 अपॉन आर, और बाइनोमियल पावर नीचे गिरेगी कितना होगा 1 प्लस डी कोस थीटा अपॉन 2r। ठीक, तो जैसे ये वैल्यू निकली है वैसे 1 अपॉन आर माइनस की वैल्यू निकलेगी, 1 अपॉन आर माइनस की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है। जब यहाँ पर प्लस आया तो अगली बार क्या आएगा, माइनस आएगा। वो दोनों वैल्यूज आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करनी है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन क्वेश्चन को फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फिर से, अगर आप जब सोल्व करेंगे माइनस आना है, देखेंगे कैसे। जैसे मैंने इस वाले ट्राइंगल पर कोसाइन रूल लगाया और ये सारी घटना घटित होकर यहाँ तक पहुंच गया परिणाम, वैसे आप जब इस वाले ट्राइंगल पर कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए कितना है, ये है पाई माइनस थीटा। जब पाई माइनस थीटा आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पाएगा कोस पाई माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा जब इधर आएगा तो प्लस बनेगा, और प्लस की पावर माइनस जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ माइनस जाएगा। ठीक है, कर लेना, अब कर लेना, हो जाएगा। तो हमें पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन आर प्लस and 1 upon r minus in equation first, in equation first। देखो भैया इस वाले में कितना बचेगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1 अपॉन r प्लस वैल्यू ये कितनी है बताओ, 1 अपॉन r ब्रैकेट में 1 माइनस डी प्लस 1 प्लस डी कोस थीटा अपॉन 2r। ठीक है, ये तो 1 अपॉन r प्लस माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस डी कोस थीटा अपॉन आर। आप साफ करके नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे कि ये लाइन कहाँ से आई। एक एक स्टेप मैंने बताया यहाँ पे क्लियरली, आप देखें ध्यान से, सब समझ में आएगा। स्लो करके देख लें, वीडियो स्लो करके देखें तो सब क्लियर हो जाएगा, अगर फास्ट लग रहा हो तो। अदरवाइज मैं फास्ट इतना चलता नहीं, छुट्टी ज़्यादा लगी ना अपनी, इसलिए फास्ट चलना पड़ रहा है। क्यों मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा 1 अपॉन आर माइनस के डी कोस थीटा अपॉन 2r स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन आर माइनस प्लस डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ जी कितना बैठेगा, ये तो कैंसिल हो गया अपना, ये तो प्लस है, बहुत माइनस लगाने का 100 हो रहा है। अच्छा जी, ये कितना है, ये 2 है नीचे, ये कितना आधा 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 हो गया, पूरा पूरा हो गया, कितना हो जाए v इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, डी कोस थीटा हाफ, डी कोस पूरा हो गया, कितना हो गया डी कोस थीटा हाफ हाफ पूरा हो गया, तो 2 हट गए, यहाँ हो गया आर स्क्वायर। और क्यू डी को कहते हैं पी, क्योंकि हमने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट पी बराबर होता है 2ql, 2l को कहते हैं डी, तो पी बराबर क्यू डी भी कहते हैं, क्यू डी क्या कहते हैं इसे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं भाई, यहाँ पर रख दे, कितना बना v इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पी कोस थीटा अपॉन। तो याद रखेंगे कि किसी भी डाइपोल की वजह से
जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है, कितना होता है, v इक्वल टू 1/4 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। जनरल पॉइंट पे डाइपोल के द्वारा डाइपोल पोटेंशियल है, ठीक है। हम फील्ड निकालते हैं इससे ना। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल का। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है भाई, दो कंपोनेंट होते हैं, पहले आप इसका रेडियल कंपोनेंट निकालो। रेडियल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, माइनस का dv/dr करो भाई। dv/dr कैसे निकालेंगे, माइनस का d/dr, पोटेंशियल की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, इसके नीचे उतारना है p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना अगर अच्छे से आता हो तो आपका साफ साफ बैठ रहा होगा, माइनस का 3, देखो r की पावर 2 ऊपर गई, पावर नीचे गिरी तो कितना आया, माइनस का। तो पहले से साइन है, आगे जाएंगे तो ये r की पावर 2 था, ऊपर जाके पावर नीचे गिरी, -2 हो गया, और पावर में से घट जाएगा तो -2 -1 -3, नीचे आगे +3 हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r क्यूब। इसका मतलब ये हो गया माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब इंटू r कैप। ये रेडियल पार्ट है ER, और जो आपका ऐसे ही आप निकालेंगे थीटा वाला एंगुलर पार्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, एंड ई थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस का 1/r डेल v ओवर डेल थीटा। निकालो कितना है भाई, माइनस का 1/r, थीटा डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा जनरल कितना p cos थीटा, cos थीटा डिफरेंस कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p sin थीटा। और देखो जब cos थीटा का डिफरेंस करेंगे ना, ये cos थीटा आपका, तो cos थीटा का डिफरेंस कितना होता है, cos थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस sin थीटा। कितना हो गया, माइनस sin थीटा अपॉन नीचे कितना रहेगा, r स्क्वायर सेम रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया, e थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया p sin थीटा अपॉन r स्क्वायर कितना हो गया, r क्यूब हो गया। तो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट कंबाइन करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया भाई ये v इक्वल टू एंगुलर पार्ट प्लस रेडियल पार्ट। तो एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट को ऐड करोगे, पहले मैं रेडियल लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा r क्यूब, 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब इनटू r कैप प्लस रेडियल पार्ट कहाँ है, रेडियल पार्ट ये रहा, और एंगुलर पार्ट ये रेडियल पार्ट रखा है ना मैंने। अब r वाला पार्ट कौन सा रेडियल पार्ट है, तो मैंने रेडियल पार्ट रख दिया ना। अब एंगुलर रख कितना है, वो कितना 1/4 p sin थीटा अपॉन r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब। चलो कॉमन ले लो, थीटा के डायरेक्शन में कॉमन लो, कितना बचेगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, सॉरी p लो, p अपॉन r क्यूब, अंदर कितना बचेगा 2 cos थीटा इंटू ये r कैप डायरेक्शन में प्लस sin थीटा, ये थीटा कैप डायरेक्शन में, ये फील्ड है, ठीक है। तो हमने क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डाइपोल की वजह से फील्ड कितना आता है और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आता है, किसी जनरल पॉइंट पर निकालें। तो किसी जनरल पॉइंट पर हमने डाइपोल की वजह से फील्ड निकाल दिया और पोटेंशियल निकाल दिया, ठीक। अब बात करते हैं हम फील्ड पोटेंशियल तो हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन एसिम्प्टोटिक वेरिएशन आता है। एसिम्प्टोटिक वेरिएशन मतलब होता है कि अगर हम चार्ज से दूर जाने पर जो पोटेंशियल में या फील्ड में फील्ड की स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ रहा है वो ही वेरिएशन डाइपोल की फील्ड में आता है या क्वाड्रुपोल की फील्ड में आता है नहीं, उस चीज को एसिम्प्टोटिक वेरिएशन कहते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मोनोपोल है, मोनोपोल इन द सेंस आपके पास एक सिंगल चार्ज, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, चलो तो हो जाएगा ना, पहले हेडिंग डालते हैं एसिम्प्टोटिक वेरिएशन। एसिम्प्टोटिक वेरिएशन मतलब जैसे मान लो मोनोपोल है, ये सिंगल चार्ज क्यों है, तो बताओ पोटेंशियल कितना फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कहां से p आ रहा है मोनोपोल में, q अपॉन r स्क्वायर होता है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि पोटेंशियल जो है वो हाइपरबोलिक बना रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब 1/r हो रहा है, और जो फील्ड है वो कितना है, वो फील्ड जो डिपेंडेंट है वो है 1/r स्क्वायर के डिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप डाइपोल की बात करें तो डाइपोल मैंने अभी सोल्व करा, डाइपोल का फॉर्मूला v का जो आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बताओ कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब था, और अंदर था 2 cos थीटा, थीटा कैप r कैप और प्लस sin थीटा, थीटा कैप। इस तरीके से हमें क्या देखना, डिपेंडेंसी देखनी है ना, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो 1/r स्क्वायर है और ये आपका
ई जो है 1/r³। तो आप देखेंगे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, कोई मोनोपोल रखा है, तो मोनोपोल से दूर जाने पर फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे कम होती है और डाइपोल से दूर जाने पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। दोनों में फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। जल्दी से किसकी कम होगी? जल्दी से कम हो रही है भाई, जल्दी से हो रही है डाइपोल की। आप खुद देखो, अगर मैं दुगनी दूरी पर जाऊं तो ये आधी होगी, लेकिन अगर उसी पर मैं अगर दुगनी दूरी पर यहां जाऊं तो 4 गुनी, चौथाई रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल से दूर जाने पर स्ट्रेंथ जल्दी तेजी से कम होती है। और आप ये भी याद रखें किस तरीके से कम होती है, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप मोनोपोल में क्या होता है 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, और डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल में आपका 1/r² प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं, ये जरूरत कब पड़ेगी हम मोनोपोल निकालना है डाइपोल निकालना। तो मैं आपको एक सिस्टम देता हूँ, सिस्टम के द्वारा एक एग्जांपल मिल जाएगा आपको कि कब निकालना है मोनोपोल, कब निकालना है डाइपोल। और अगर आप इसके बाद क्या आता है मोनोपोल डाइपोल रहता है, यहाँ पे आता है क्वाड्रपोल। तो क्वाड्रपोल में क्या होता है, क्वाड्रपोल में यहाँ पे 2 पावर थी, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी पावर होगी, पोटेंशियल की यहाँ पे 3 पावर होगी, और यहाँ फील्ड की कितनी पावर होगी, फील्ड की पावर होगी यहाँ पे 4, एक पावर ज्यादा होती है ना फील्ड की। तो यही चीज आगे ऑक्टापोल तक जाती है, वैसे ऑक्टापोल तक नॉर्मल नहीं आती। मैं आपको न्यूमेरिकल से बताता हूँ मोनोपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको मोनोपोल मूवमेंट निकालना सिखाता हूँ, फिर डाइपोल मूवमेंट निकालना सिखाता हूँ, फिर बताऊंगा इसका यूज कैसे करेंगे। तो पहले समझेंगे मोनोपोल मूवमेंट क्या होता है। अगर आपसे कोई कहता है मोनोपोल मूवमेंट निकालना है, तो मोनोपोल मूवमेंट निकालने का तरीका होता है जनरली समेशन क्यू। समेशन क्यू को मोनोपोल मूवमेंट कहते हैं। आपको जस्ट जोड़ना है, जो भी चार्ज रखो वो जोड़ना है, उसे ही मोनोपोल मूवमेंट कहते हैं। इफ यदि मोनोपोल मूवमेंट 0 आ जाए, याद करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ मोनोपोल मूवमेंट of any system is 0, then the dipole moment is independent of choice of origin। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 हो, तो अगर ये 0 आ जाए, यदि ये 0 आ जाए, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = 2Ql। बच्चों वाला फॉर्मूला 12th में पढ़ा होगा, इसको मिला लो तो 12th की बड़ी क्लास में QD मिल जाता है। और जनरली देखें, जनरल वे में तो वेक्टर P का फॉर्मूला होगा समेशन की टर्म में, समेशन I QiRi, ये जनरल वे होता है, ठीक है। ये डाइपोल का फॉर्मूला है। डिस्क्रीट के लिए किसके लिए है ये डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए चार्ज की स्पेलिंग गलत हो गई, CHARG चार्ज सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला है। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए कितना होता है, वेक्टर P = इंटीग्रल की का बन जाता है रो r, ये तो r ही रहेगा, r dv, ये होता है कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, तो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा। बात आती है ये जो मैंने क्या लिख रखा है, ये क्या चीज है ना, और कैसे बात समझे हम इस बात को। तो पहले मैंने आपको बताया मोनोपोल मोमेंट निकाला, समेशन क्यों निकालना। अगर मोनोपोल मोमेंट भगवान ना करे कभी 0 आ जाए, तो मोनोपोल मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट निकालना है। और डाइपोल मोमेंट उस समय इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, मेरे पास मैथमेटिकल एग्जांपल है इसका, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है आपका एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये नोट करना है पूरा। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इस तरीके से, एक डिस्क्रीट सिस्टम दे रहा है, +q -2q पर a डिस्टेंस है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन बोल रहा है डाइपोल मोमेंट निकालो, ठीक है, बोलता है मोमेंट निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोनोपोल मोमेंट निकालना है। मोनोपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, सबसे पहले मोनोपोल मोमेंट निकालना, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस कोई सा भी दे सकता है। तो मोनोपोल मोमेंट निकालने देखा क्या, समेशन क्यू निकालो। समेशन क्यू क्या होता है, -2q, क्यू कितना 0 आ रहा है यार, -2q + q कितना है 2q, क्योंकि 0। तो मोनोपोल मोमेंट जब 0 आ गया, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वेक्टर P = ΣI था। तो इसमें क्या करना होता है, आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देनी है, और उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को रखना है, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को रखना है और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर P अगर हम देखें तो पहला चार्ज क्या है हमारा Q है, लेकिन 0 लोकेशन पर रखा हुआ है, प्लस दूसरा चार्ज क्या है Q है, लेकिन AI लोकेशन पर रखा हुआ है, प्लस तीसरा चार्ज क्या है -2Q है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेट भाई साहब पहले तो a/2 ये x एक्सिस पे चलेगा, और फिर ऊपर √3a/2 चलेगा, √3a/,
तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट मिक्स कोऑर्डिनेट है इसके, तो क्या आएगा a/2 i कैप प्लस √3 a/2 j कैप, ये है ना। तो सोल्व करते हैं तो 0 सोल्व भी हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना है माइनस का 2 i कैप, ये कितना है 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये है माइनस का q i कैप, ये q है प्लस का, तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक, तो वेक्टर p इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2q, माइनस का 2q, अंदर की चीज क्या है √3 a/2 j कैप, ये आ गया। तो वेक्टर p इक्वल टू आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का q √3 a j कैप, ये आ गया सिस्टम का डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी डायपोल मोमेंट निकालना है, आपको करना क्या है आपको सिंपली करना क्या है, आपको जस्ट चार्ज और उनकी पोजीशन मल्टीप्लाई कर देना है, आपको डायपोल मोमेंट आता है। अच्छा क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ क्यों जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन के अंदर एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम दिया है, ऐसा कुछ, या 5 कोणी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर से कुछ नहीं जाता है। यहाँ 6 क्यों लिखा है प्लस का, यहाँ माइनस का 2 क्यों लिखा है, यहाँ माइनस का 2 क्यों लिखा है, यहाँ प्लस का माइनस का 1 क्यों लिखा है, 1 क्यों लिखा है, और माइनस का 1 क्यों लिखा है, ऐसा सिस्टम दे रखा है कुछ, है ना। तो बोला इस सिस्टम से सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर और थीटा एंगल पर है उस प्लेन से, तो बताओ उस पर पोटेंशियल जो होगा किस प्रकार वेरी करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कैसे वेरी करेगा आपके हिसाब से। तो भाई साहब तरीका इसका ये होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम है, तो मेरा हिसाब ये कहता है ये डिस्क्रीट है, क्योंकि आप चार्ज गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 5 कोने, पंचकोणे डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। तो सबसे पहले आपका धर्म क्या बनता है, आप अगर आपसे पूछा है कि कैलकुलेट हाउ डिफाइन हाउ द पोटेंशियल एंड द फील्ड वेरी फॉर दिस सिस्टम, फॉर द पर्टिकुलर सिस्टम, इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल और फील्ड कैसे वेरी करता है पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका सारे चार्जेस का सम निकालना है, मतलब मोनोपोल मोमेंट निकालना है ना। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 नहीं आता है, अगर मोनोपोल मोमेंट, ध्यान सुनना बात को, क्वेश्चन रखा हूं ऐसे मिलेगा रखा हुआ, जेस्ट में भी आया था लास्ट टाइम और गेट में भी आया था। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 नहीं मिलता है तो आप बोलोगे भाई जी कि इसका पोटेंशियल पता नहीं कितना है वहां पर जितना भी हो वेरी ऐसे ही कर रहा है, और फील्ड जितना भी हो वेरी ऐसे ही कर रही है। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 नहीं आता है तो भगवान ना करे मोनोपोल मोमेंट 0 आ रहा है, देखो जरा 0 आ रहा है 6 2 2 4 5 6 कट के 0 आ रहा है। तो अगर मोनोपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका मोनोपोल मोमेंट हमें नहीं पता कैसे वेरी कर रहा है, या तो ये ऐसे वेरी कर सकता है या तो ये ऐसे वेरी कर सकता है, बहरहाल ये ऐसे वेरी नहीं कर सकता क्योंकि मोनोपोल मोमेंट तो 0 होता है ना उसका। अगर किसी सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट 0 आया, 0 आता है तो हम डाइपोल मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम श्योर नहीं कह सकते कि डाइपोल मोमेंट में डिपेंडेंसी वेरिएशन होगा, हम ये नहीं कह सकते कि भाई पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी फील्ड वेरी करेगा। हम ये बोल सकते हैं भाई पक्के तौर पर ऐसे तो वेरी नहीं करेगा। फिर हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट भी 0 आ जाए तो हम कहेंगे भाई ऐसे भी वेरी नहीं कर सकता, वेरी करेगा ऐसे, इससे आगे बात नहीं पहुंचेगी। तो मोनोपोल मोमेंट निकालें और डाइपोल मोमेंट निकालें, तो मोनोपोल मोमेंट निकालो 0 आ गया तो ऐसे वेरी करेगा, और इसका भी 0 आ गया तो ऐसे वेरी करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था, और क्यों जरूरत पड़ती है मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ रही है ना। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ कि सिस्टम पे डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं आपको, और अच्छे समझ में आएगा। कैलकुलेट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, तो एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम दे रखा है हमें, 3q लिख के लिख लेते हैं, क्वेश्चन खामोगा गलत करने से क्या फायदा। ये है आपका 3q चार्ज है, यहाँ पर q चार्ज है, यहाँ पर -2q चार्ज है, और यहाँ पर भी -2q चार्ज है। अब ये बोल रहा है भैया कि ये बताइए, इस क्वेश्चन में ये मान लो ये पूछ रहा है, मान के लो पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछ रहा है कहां पर, यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p जिसकी डिस्टेंस है r और एंगुलर लोकेशन थीटा। तो हमें ये पूछा भाई, और ये तो ग्रेजुएशन में पढ़ाया नहीं आता है, हमारे उधर बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था कि भाई एक से पोटेंशियल, देखो एक से निकालने जोड़ने में दिक्कत क्या है, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता ना, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता ना तो ये पता ना, ये पता है 3D में 2D में, तो अंधाधुंध खेल खेलना बेकार है कि कैसे निकाले पोटेंशियल। तो उसका एक ही तरीका है कि आपको कभी भी अगर ऐसा सिस्टम मिले देखने में,
तो आपको कभी भी अगर ऐसा सिस्टम मिले तो आपको सबसे पहले दिमाग में यही लाना है, भाई ये डाइपोल पाइपोल वाला ही खेल है, जिंदा वो वाला नहीं है कि क्यू अपॉन आर जोड़ दे, स्केलर फंक्शन जोड़ दे उत्तर आ गया। 12th वाला खेल बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले देखना कि मोनोपोल मोमेंट कितना बैठ रहा है, मोनोपोल मोमेंट निकालना है। मोनोपोल मोमेंट सबसे पहला धर्म आपका ये। मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, समीशन क्यू होता है। समीशन क्यू कितना बैठ रहा है, 3Q 2Q Q 2Q लगाओ, कितना 3Q माइनस 2Q प्लस Q और माइनस 2Q। ठीक, 3 और 1 4 प्लस का 4 से माइनस 2 4 माइनस का 4 कट गया, कितना है 0। मोनोपोल मोमेंट 0 आगे, इसका मतलब क्या होगा, वेरिएशन जो होगा मोनोपोल 0 आगे, आगे चलो, मोनोपोल मोमेंट 0 आगे, इसका मतलब क्या है, आगे चलो, आगे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है, सिस्टम निकालो, डाइपोल मोमेंट। अब मुझे आप ये बताओ सबसे पहले विचार करके कि ऐसे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं। सब सिंपल सा फॉर्मूला है, P = 2K। वहां लगता था वो एक चार्ज, दो चार्जों के लिए था। अगर ज्यादा चार्ज हो जैसे यहाँ है तो क्या लगेगा, समेशन QI RI लगाएंगे, तो लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, वेक्टर P = समेशन QI RI। लगाओ, ये कैसे लगाते हैं, वेक्टर P = समेशन, समेशन मतलब जोड़ना ही होता है, अब समेशन लगाओगे। ये वाला चार्ज देखो -2Q आगे डायरेक्शन, सब ए डिस्टेंस पर है भाई, -2Q AI कैप ऊपर चल, 3Q AJ कैप इधर देख, -2Q -AI कैप नीचे देखो, प्लस Q -AJ कैप। बस सिंपल जोड़ देना है। -2Q AI कैप, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तब और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। -2Q AI कैप प्लस का 3Q AJ कैप, माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस हो गया, 2Q AI कैप और माइनस का QAJ कैप। तो आप देखेंगे माइनस का 2Q AI कैप प्लस का 2Q AI कैप, इससे ये कैंसिल हो गया। तो वेक्टर P कितना आ गया, वेक्टर P आ गया 3Q AJ कैप में से QAJ कैप बैठा है, साफ दिख रहा है। 3Q AJ कैप में से AJ कैप, 3Q AJ कैप में से QAJ कैप बैठा है, तो बचेगा 2, तो ये आ गया 2Q AJ कैप। ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट। किसका डाइपोल मोमेंट भाई, मेरा डाइपोल मोमेंट आ गया सिस्टम का। और किसी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट एक रीढ़ की हड्डी है, ये वो नब्ज है जो बता दे कि पूरे पोटेंशियल और फील्ड को। जनरल फार्मूला में पता है, वहां रखते हैं उत्तर आ जाएगा, तो जनरल फार्मूले में मान रखते रहेगा। वी नो वेरी वेल, यहाँ लिखेंगे वी नो वेरी वेल, वी नो वेरी वेल, वेरी यार बहुत तमीज से पता है मैं क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अभी निकाला था, प्रूफ करना बड़ा सा कितना था, P cos θ/r² था भैया। अभी जो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला प्रूव करता है डाइपोल के पोटेंशियल का, फॉर्मूला ये था। वो कहता है बस P का मान पता, और P अभी निकाल दिया मैंने, इसका कितना है 2Q AJ कैप, तो 2Q AJ कैप यहाँ रख दे, उत्तर आ गया। तो V = कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q AJ कैप। लगाओ या मत लगाओ तुम्हारी मर्जी है, वो नोट करके खत्म हो जाए क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है। तो ये 2QA एक्चुअली आर कैप से मल्टीप्लाई करके डॉट R 1 हो जाएगा ना, तो 2QA यहाँ पे रख दिया मैंने, कितना हो गया 2QA यहाँ पे रख दिया, 2Q यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया और आंसर आ गया, ये पोटेंशियल का आ गया। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा, फील्ड के फॉर्मूले से। तो ये जनरल एक तरीका होता है, समझ रहे हो ना, जनरल एक तरीका है कि पोटेंशियल निकालने का। देखो सिर्फ डाइपोल मोमेंट निकालना, अगर चार्ज ऐसा डिस्क्रीट सिस्टम दे रखा है तो ठीक। अब आगे चलते हैं, अगर आपको दे रखा है कभी इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है, अगर आपको इंटरेक्शन एनर्जी को निकालना कहता है दो डाइपोल की, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहूँ। आपको कभी भी आपका पता है जैम में आपका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, जैम में आपका डाइपोल मोमेंट ही 0 नहीं आएगा। टिफर में कभी कभी डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, तो आपको क्वाड्रपोल मोमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखो जैम में क्या होगा, मतलब जैम में क्या होगा, जैम में ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपका डाइपोल मोमेंट 0 आ गया और पूछ रहा है सिर्फ वेरिएशन बताओ, तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 आते ही सीधा बोल देना भैया जी R², सबसे पहले किस पे होता है R पे डिपेंडेंट, फिर R² को सीधा बोलना R³ पे डिपेंड करेगा। सोल्व नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि क्वाड्रपोल तो 0 देगा ही नहीं हो। जैम वाले भैया क्वाड्रपोल मोमेंट 0 दे ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्टापोल तक थोड़ी पहुंचाएंगे। तो आप सिर्फ मोनोपोल निकाले, डाइपोल मोमेंट निकाले, डाइपोल मोमेंट 0 आते सीधा बोल देंगे भाई R³ पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार हम आगे कितने आगे बढ़े, ऑक्टापोल तक थोड़ी पहुंचा देगा भाई, वो जैम है ना। तुम तो उसे MIT का एंट्रेंस समझने लग जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। ये जस्ट एक तरीका। हम बात करते हैं डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी की, और बड़ा मजा आएगा डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी टर्म में, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही शानदार है, याद नहीं रहता आमतौर पर। और एक बात और बता दूं मैं आपको
कंपटीशन में जो है डेरिवेशन का कोई महत्व नहीं होता, जो इतना सारा हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग, अगर हमें ये पता होता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है तो हम उसे रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर उसके बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स के द्वारा भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कुछ कुछ डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं, अदरवाइज मैं सबके डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। जैसे कि म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू डायपोल्स, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ फॉर्मूला और आपको याद करना है। तो ऐसा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूला किसका है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी टर्म या डायपोल डायपोल म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म, डायपोल 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 म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक, डायपोल 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 म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी। डायपोल डायपोल म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है P1, एक इलेक्ट्रिक डायपोल इसका डायरेक्शन में क्या है P2 डायरेक्शन में है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, म्यूचुअल डिस्टेंस को मैंने मान लिया R21, अर्थात 2 के रिस्पेक्ट में 1 की डिस्टेंस, तब इनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो होगी U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R21 का क्यूब ब्रैकेट में P1। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए यार, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। P1 डॉट R21 कैप P2 डॉट R21 कैप, ये तरीका होता है करने का। ठीक है, ये फॉर्मूला बताना चाहिए, जनरली अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो ये अगर फॉर्मूला आपको बड़ा, ये ठीक है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या है, आपने दो चार्ज देखे, चलो Q1 Q2 दे रखा है, मैंने कहा Q1 Q2 एक चार्ज सिस्टम है, पोटेंशियल बताओ, तो 12th वाला बच्चा बता देगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपना। वैसे ही दो डाइपोल रखे हैं जिंदा, उनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला है उसकी ऐसी, बस कितना है U = 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/R21 का होल क्यूब ब्रैकेट में P1 वेक्टर इंटू P2 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर हो गया, माइनस का 2 P1 R1 R21 कैप और P2 R2 कैप। अब इसमें अगर आपको दिक्कत है तो हम इस पे न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट Pi कैप and Pj कैप are located at, लोकेशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देख लेते हैं लोकेशन कोऑर्डिनेट, क्योंकि गलत चलेंगे तो फिर उत्तर के आसपास नहीं भटकेंगे। पता नहीं कहाँ है लोकेशन कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन जी कहाँ हो आप। दो डाइपोल दे रहे हैं, ये एक का लोकेशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एट, पहला कौन सा दे रखा Pi कैप, तो Pi कैप का लोकेशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए, ओके, एट A, एंड -A, कैलकुलेट द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन देम, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी, कैलकुलेट द म्यूचुअल इन द सेंस क्या कहते हैं, पारस्परिक, एक्सैक्ट, पारस्परिक ऊर्जा, म्यूचुअल MUTUL म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन देम। तो भैया ये निकालना कह रहा है जिंदे तौर पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो इस टाइप के आपको फॉर्मूला को यूज करना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्या है, पहला डाइपोल मूवमेंट है P1 P2 चाहिए होंगे, P1 है Pi कैप, तो ये होगा एक्स एक्सिस का होंगे, ये क्या हो गया Pi कैप एक्सिस, दूसरा क्या वाई एक्सिस का होंगे, क्या है Pj कैप। लोकेशन कोऑर्डिनेट क्या है दूसरे वाले के, ये है -A, इसके कितने, ये है कितना है A, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, इसका नाम कितना होता है R21, तो R21 वेक्टर निकाल लो। R21 का निकालने का तरीका क्या होता है, A में से इसे घटाओ तो -A I कैप प्लस A J कैप प्लस -A, ठीक है भाई। जनरली कुछ नहीं करना होता, पहले कोऑर्डिनेट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 बच्चों की तरह लिख लो, चाहे इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। देख बस घटाना था, इससे ही -A में से माइनस से घटा, ये घटाना, बताओ कितना है R21 = कितना हो गया, माइनस का 2A I कैप हो गया, ये तो कट ही गया, इसे छोड़ो, इसको बोलो कितना हो गया, माइनस का 2A K कैप होगा, बोलो कॉमन क्या आ रहा है, R21 बोलो कॉमन क्या आ रहा है, 2A I कैप प्लस K कैप कॉमन आ रहा है, मोड बोलो कितना आ रहा है R21 का मोड, माइनस का 2A √2
देख लो अपने हिसाब से, ये आ होगा शायद। तो बताओ आर कैप कितना आएगा, आर कैप आ जाएगा वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R21 का मोड, आई कैप का गुणांक बटे आई कैप का गुणांक है ना, मोड में ये नहीं आएगा ना माइनस। देखो कितना आएगा, R4 की मैंने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल दी है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, और पोलराइजेशन वेक्टर P1 P2 की वैल्यू पता है हमें, पोलराइजेशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ रखते ही आपका आंसर आ जाएगा व्हाट इज द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये सीख लिया कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले को कैसे यूज करना है म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में जानकारी पढ़ेंगे हम, और उसके बारे में जानेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। ओके, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। तो बात करते हैं हम किसकी, हाँ, तो हमारा नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, हैशटैग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में आपको जनरली करना क्या है, पोलराइज करना है चीजों को, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से। मान लीजिए आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, चुपचाप बैठा हुआ था, इन द सेंस न्यूट्रल स्टेट में था, जब वो न्यूट्रल स्टेट में था तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परस्पर कोलैप्स कर रहे थे, जब कोई चीज कोलैप्स करती है वो परस्पर अपोजिट, तो न्यूट्रल इफेक्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। और जैसे हम इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आप देखेंगे कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ जाता है, पॉजिटिव जाता है फील्ड के डायरेक्शन में जो न्यूक्लियस होता है, और नेगेटिव जाता है फील्ड के अपोजिट जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का दूर दूर सेपरेट हो जाना, डाई चार्ज क्रिएट करना, इस प्रकार से चार्ज का सेपरेट हो जाना कहलाता है पोलराइजेशन। क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। कई जगह ऐसे डिफाइन किया जाता है, कई जगह ऐसा माना जाता है कि मान लो कोई मटेरियल है और मटेरियल में बहुत सारे आपके पास ऐसे मूवमेंट क्रिएट करने वाले एटम हैं, ठीक है, जो रैंडमली ओरिएंटेड है, थर्मली इफेक्ट की वजह से ये रैंडमली ओरिएंटेड है, तो नेट जो मूवमेंट निकालेंगे डाइपोल मूवमेंट वो जीरो आता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कोई मटेरियल है और मटेरियल के अंदर बहुत सारे जो है एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उनका सबका डाइपोल मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है थर्मल की वजह से, थर्मल इफेक्ट की वजह से। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होता है, ये इसकी डायरेक्शन में थोड़े से रोटेट कर जाते हैं, जिससे कि सिस्टम में एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तो डाइपोल मूवमेंट को अगर मैं पी मान लूं तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है उसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और जनरली से वेक्टर पी से शो करते हैं, तो वेक्टर पी को ऐसे लिख सकते हैं हम, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा वी और पोलराइजेशन पी। तो आपको पोलराइजेशन वेक्टर ही लेना है, मतलब डाइपोल मूवमेंट लेना है, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लेना है, डाइपोल मूवमेंट क्रिएटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल क्रिएट होता है, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पोलराइजेशन बहुत बड़ा हाथ जो है वो किसका है, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हाथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इस स्टेट में इलेक्ट्रिकल पोलराइज कर रहे हैं तब। अब बात करते हैं ऐसे आपको देखने को क्या मिलेगा, देखने को आपको ये मिलेगा, यहाँ पर फ्री चार्ज और बॉन्ड चार्ज का कंसेप्ट आता है। मैं आपको एक बेसिक वे में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर तो आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं तो पैदा हुए नहीं, इनके बाप का घर तो है नहीं, ये कहीं से भी ऐसे उड़ के आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जन्मस्थली होगी, इनकी निवास स्थान होगा। तो हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये कोई एटम है, मैं को सॉलिड स्टेट एफ ही ले लेते हैं, चलो, तो लोहे की रोड है, तो लोहे की रोड है, ये एफ एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा मान लो, तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से निकल कर आ गया, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन गया इधर घूमने, हमने बोला भाई जब तू इधर जाएगा तो एफ प्लस बन जाएगा, मैंने बोला, इन्होंने बोला भाई प्लस बन जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई साहब, पर ये चार्ज तो आ जाएगा। बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हो रहे फ्री, हम तो हो रहे फ्री, तो ये होता है फ्री चार्ज। क्या होता है, फ्री चार्ज। लेकिन ये जो बंधा रह जाएगा इसे कहते हैं बॉन्ड चार्ज, बॉन्ड चार्ज। और यहाँ जो खेल है डाइलेक्ट्रिक में पूरा बॉन्ड चार्ज का, और यहाँ बॉन्ड चार्ज होता है दो टाइप का। किस टाइप का होता है, बॉन्ड चार्ज होता है दो टाइप का, बॉन्ड चार्ज आर ऑफ टू टाइप, टू टाइप का बॉन्ड चार्ज होता है। आप सोच सकते हैं, सोचिए दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक होता है सरफेस बॉन्ड चार्ज, नंबर दो होता है वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज। कौन कौन होता है, सरफेस बॉन्ड चार्ज और वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज होता है। नंबर एक होता है सरफेस बॉन्ड चार्ज, जो सरफेस से अटैच रहेगा,
नंबर 2 वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज, बाउंड भी कहते हैं, बाउंड चार्ज कहते हैं, बाउंड चार्ज कहते हैं, सरफेस बाउंड चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ठीक है, इनके फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, आपको पहले समझ में आएगा। जब भी हम किसी कंडक्टर को देखते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होते हैं। जब वो फ्री होंगे जड़ से तो उन्हें फ्री चार्ज कहा जाएगा। उनके फ्री होने की वजह से वो आयन में तब्दील होंगे, अगर आयन में तब्दील होंगे तो आयन का चार्ज तो उससे अटैच रहता है, उसे बाउंड चार्ज कहेंगे। ऐसा बाउंड चार्ज दो टाइप का हो सकता है, जो सरफेस से पर अटैच रहता है उसे कहेंगे सरफेस बाउंड चार्ज, जो वॉल्यूम पर अटैच है उसे कहेंगे वॉल्यूम बाउंड चार्ज। तो सरफेस बाउंड चार्ज को सिग्मा शो करते हैं, फॉर्मूला होता है वेक्टर पी डॉट एन कैप। वॉल्यूम बाउंड चार्ज को रो से शो करते हैं, इसे सिग्मा बॉन्ड चार्ज कहते हैं, इसे वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज कहते हैं। इसका माइनस कर डाइवर्जेंस ऑफ पी, डाइवर्जेंस ऑफ पी। पूछो जरा पी क्या है, यहाँ पर पी है आपका पोलराइजेशन वेक्टर। व्हाट इज पी हियर, वेक्टर पी इज पोलराइज। देखो पी को डाइपोल मोमेंट मत समझना, इसे समझना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं पोलराइजेशन। तो यहां पर आप इसे डाइपोल मोमेंट बोलोगे नहीं, आप बोलेंगे इसे पोलराइजेशन। तो लिखेंगे यहां पर वेयर वेक्टर पी इज पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये बात अपने आप जहन में बसा लेंगे कि यहाँ वेक्टर पी जो है पोलराइजेशन वेक्टर। ये बहुत ही शानदार फॉर्मूले हैं, बहुत ही शानदार फॉर्मूले हैं। और ये मान के चलो इस पे एक क्वेश्चन आना है, जो बोलते हैं क्वेश्चन जरूर आना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आना है, मैं आपको कराऊंगा इसका क्वेश्चन। आप ये मान के चले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एक बार इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि भाई कोई डाइलेक्ट्रिक बताओ, डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज होता है या नहीं होता है। तो बंदे ने बोल दिया, भाई सामने वाले इंटरव्यूअर जो वहां तक पहुंचते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने कहा सर डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज नहीं होता। तो उनने बोला अच्छा जी, जब डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखते हैं तो चार्ज आता है नहीं आता। तो बोला सर डाइलेक्ट्रिक जो फील्ड में रखते हैं तो चार्ज स्प्लिट हो जाता है, जिससे कि चार्ज क्रिएट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, सीधी सी बात है। तो इंटरव्यूअर प्रभावित तो क्या होते, वो नॉर्मल सी बात थी। बोले प्रूफ करो कि नेट चार्ज कितना होता है बाद में। बोले सर नेट चार्ज तो 0 होता है। बोले इसे कैसे प्रूफ करो कि किसी डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखने के बाद भी उसका नेट चार्ज 0 होता है, प्रूफ करके दिखाओ उसे। कैसे प्रूफ करा जाए, कैसे प्रूफ करा जाए? तो वो मैथमेटिक्स मांगते हैं यार। अब ये थोड़ी मुझसे कि आधा इधर आधा उधर जोड़ो 0, ऐसा नहीं चलता भाई, मैथमेटिक्स मांगता है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि नेट चार्ज आपको निकाल होगा, नेट बाउंड चार्ज लेकर के लिखता हूं। तो दो प्रकार के बाउंड चार्ज है हमारे, Q इक्वल टू हो गया सिग्मा बाउंड चार्ज प्लस वॉल्यूम बाउंड चार्ज। इनके फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला कितना होता है भाई इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका होता है P डॉट एन कैप। इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका होता है कितना फॉर्मूला होता है रो बी का, इसका होता है डाइवर्जेंस ऑफ P। ठीक, अब इनकी हेल्प से आप कैसे बता सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो 0 है, नेट चार्ज 0 है, कैसे बताएंगे? तो आपको बता दूं यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है इसका। ठीक, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दोनों पक्षों का वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेना है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? ये दोनों क्या है, ये चार डेंसिटीज हैं। जब ये चार डेंसिटीज है तो यहाँ पर भी चार डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे। कितना होता है चार डेंसिटी का, कितना होता है चार डेंसिटी रो इक्वल टू dq ओवर dv। चार डेंसिटी का होता है dq ओवर dv। तो चार निकालने क्या करेंगे, dv से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार देखो ये चार डेंसिटी है, रो लिख लो, रो डैश। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, dv से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल वेक्टर p डॉट एन कैप, और यहाँ पे हो गया dv माइनस का इंटीग्रल डेल डॉट p डॉट dv। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, सोच में समझ लायक। तो आपको ये बात समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पास रो एक चार डेंसिटी है, जिसे सरफेस बॉन्ड चार्ज और मैंने वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज में कन्वर्ट करा है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखी है, दोनों चार डेंसिटी है, तो इधर चार डेंसिटी रखा मैंने। फिर चार डेंसिटी चार निकालने का तरीका क्या होता है, चार्ज पर वॉल्यूम को उधर पहुंचा दिया। तो आपको देखना यहाँ पे ये है कि बहुत तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? पहले आपको सरफेस बॉन्ड चार्ज रखना है, फिर आपको वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा टोटल। तो क्या होता है, सरफेस बॉन्ड चार्ज को कैसे नोट करते हैं, सिग्मा बी से। सरफेस बॉन्ड चार्ज को कैसे नोट करते हैं, सिग्मा बी से। तो ये हो गया सिग्मा बी प्लस, उसे कैसे करते हैं, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज को रो बी से, रो बी। अब सरफेस बॉन्ड चार्ज किससे एसोसिएटेड होगा, सरफेस से। तो वैल्यू रखेंगे कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है वेक्टर पी डॉट एन कैप। ठीक, और सरफेस से तो यहाँ लिखेंगे ds। और ये किससे होता है, ये वॉल्यूम चार्ज, ये होता है माइनस का
डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, ये किससे होता है, वॉल्यूम से एसोसिएटेड होता है, तो डीवी लिखेंगे। ठीक, इसको ऐसे रहने देंगे, कितना है ये वेक्टर पी डॉट एन कैप डॉट डीएस माइनस का, यहाँ पे लगाओ गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है भाई साहब अगर सरफेस से वॉल्यूम में जाना है तो डाइवर्जेंस लगा लो, सरफेस से वॉल्यूम में जाना है तो डाइवर्जेंस लगा लो, और वॉल्यूम से सरफेस में आना है तो डाइवर्जेंस हटा लो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर पी डॉट एन कैप डॉट डीएस, इससे कैंसिल हो गया, नेट वेरिएशन जीरो आ रहा है, नेट चार्ज कितना है, जीरो है। इसका मतलब ये और ये कुल मिलाकर जीरो चार्ज ही बनाएंगे आपका। तो जो क्या, ये एक तरीके से ये मैथमेटिक्स ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि जब कभी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम रखेंगे किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो वो पोलराइज तो होगा, नेट पोलराइज तो होगा, प्लस और माइनस सेपरेट तो होगा, पर आप नेट फील्ड जो देखेंगे वो नेट फील्ड आपका जीरो होगा। ये मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो बात करते हैं हम इसके आगे जो हमारे सिलेबस में है, वो है आपका कि रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी। ससेप्टिबिलिटी और परमिटिविटी का रिलेशन है और गॉसेस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक है। तो पहले मैं आपको गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक बताता हूँ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक वो नॉन कंडक्टर होते हैं, जो होते तो नॉन कंडक्टर हैं, पर डिफरेंस ये होता है कि जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो नॉन कंडक्टर से भिन्न ऐसे बिहेव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर उनके सरफेस पर चार्ज आ जाता है, उनकी सरफेस पर चार्ज आ जाता है, जबकि नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही फील्ड में रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाता है और वो बन जाता है कि जिंदा डाई इलेक्ट्रिक। डाई माने दो, इलेक्ट्रिक माने चार्ज। ओके, दो चार्ज बन जाते हैं उसमें। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर मैंने आपको बताया बॉन्ड चार्ज और फ्री चार्ज का कंसेप्ट। फ्री चार्ज तो फ्री हो गया, भूल जाओ उसे। और बात करते हैं बॉन्ड चार्ज की। बॉन्ड चार्ज दो टाइप के होते हैं कि सरफेस बॉन्ड चार्ज, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज। सरफेस बॉन्ड चार्ज को फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेक्टर बी डॉट एन कैप। वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज का भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हमारे इसका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी। इस पर मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन था क्या, एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस पे। क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन भी नहीं मिलता है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन परमिटिविटी स्टेडियस, ये है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये आपको पूरी तरह से बता देगा कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करें। अ स्फीयर हैज polarization वेक्टर p इक्वल टू कितना दे रखा है, के आर स्क्वायर आर कैप। कैलकुलेट बाउंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस d। कैलकुलेट बाउंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस डी। भाई ये क्वेश्चन है और ये समझ लो, ये क्वेश्चन भाई साहब इन दोनों पे क्वेश्चन आना है और आप लोग भूलोगे, निश्चित तौर पर भूलोगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपस में कुड़पुड़ हो जाते हैं एक टाइम आने पर। बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक के फॉर्मूले तो याद होते हैं। तो मैं आपको बॉन्ड चार्ज सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। तो पहले वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज की बात करी गई है इसमें। तो वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है, वी नो वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, रो बी इक्वल टू माइनस के डाइवर्जेंस ऑफ पी। रो बी इक्वल टू माइनस के डाइवर्जेंस ऑफ पी। पी क्या दे रखा है, के आर स्क्वायर आर कैप। कोस में रखा है स्फीयर, स्फेरिकल सिमेट्री में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 1/r² साइन थीटा। और डेल ओवर डेल आर अंदर बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा, जी एच आता है, साइन थीटा साइन कट जाएगा, इसका मतलब बनेगा 1/r² डेल ओवर डेल आर और यहाँ आएगा आर स्क्वायर, ये आएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, रो बी इक्वल टू माइनस का 1/r²। के बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा हुआ है, डाइवर्जेंस तो कैप तो हटाई दो, के तो बाहर आ गया, आर के हाथ 2 और 2 4। 4 में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 पावर नीचे गिरेगी, 4 में से घट जाएगा, आर की पावर कितना गया 3। तो ये हो गया आपका रो बी इक्वल टू माइनस का 1/r² इंटू के इंटू 4 इंटू r³। दोबारा लिख दिया मैंने, r² से r³ r² से r³ काटेंगे, r² से r³ काटा एक बार में, तो आगे इसका कितना माइनस का 4kr माइनस का 4k और नीचे 2 पावर थी, ऊपर 3 पावर, तो 2 पावर कटी तो ऊपर एक r बचा r। तो रो भी बच गया माइनस का 4kr।
तो आपके बॉन्ड चार्ज निकालने का तरीका होगा। तो आप देखो जनरली आपको डाइवर्जेंस ही पता होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है। पोलराइजेशन वेक्टर आपको देगा, पोलराइजेशन वेक्टर आपको देगा, आपको जस्ट डाइवर्जेंस पता होना चाहिए। आप डाइवर्जेंस निकालेंगे और आपका आंसर जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीज और पूछिए उसमें, एक चीज और पूछिए, वो इंटरेस्टिंग है। एक चीज और क्या पूछिए, देखो आप पढ़ो, से क्या पता क्या पूछा हमने। बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस डी। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस डी निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि आपको गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम पता होगी तो आप सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि जो स्फीयर है जिसका पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है, इसको डी डिस्टेंस पर आपको निकालना है कि कितना फील्ड होगा। तो डी डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर है फील्ड, तो गॉसियन सरफेस बना लो। कितना होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। क्यू को अपना एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू को लिख लो रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू इसका हो गया 4 पाई डी स्क्वायर इक्वल टू रो की वैल्यू निकाल दिया हमने, कितनी है -4 क्या, -4 के आर को अंदर ले। डीवी की वैल्यू कितनी होती है, डीवी की वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई को आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा की लिमिट आपको पता ही है, फाई की लिमिट आपको पता ही है, पूरे स्फीयर के लिए क्या करना होगा, आंसर ला देंगे आप तुरंत। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। जस्ट गॉस थ्योरम अप्लाई करनी होती है आपको, बॉन्ड आपको क्या पता चार्ज डेंसिटी निकल जाए तो फिर तो खेल खत्म है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये समझना भी क्या करना है, इसको आगे ले आना है, बस इसको नीचे ले आना है, इंटीग्रेट करना है। ये शुरू में बहुत इंटीग्रेशन कराया मैंने ऐसे वाले, अब जस्ट करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक में गॉस थ्योरम होती कैसी है। ठीक है, ये फॉर्मूला बॉन्ड चार्ज वाला सरफेस चार्ज वाला याद रखना, बेमानी मत करना। आगे फिर पूछूंगा क्या होता है तो डेल के साथ एस, एस के साथ पी, ऐसा मत करना। तो अब बात करते हैं हम, बहुत बार ठीक है बोल रहा हूँ ना मैं, कोई भी चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बाद में कोई कॉपी करने लग जाए। बी डिफरेंट, बी यूनिक, नो ज्यादा ठीक। नॉवेल से समझ में आ गया। So we will now discuss about the Gauss theorem in dielectric. What will be the Gauss theorem in for the dielectric material? Dielectric material के लिए Gauss theorem क्या होगी, हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है ठीक है, बहुत निकल गया। Gauss theorem for dielectric material। एक्चुअली मैंने खुद ही नोटिस कर लिया ना कि मैं ठीक है बोलता हूँ, अब मैं काबू कर लूंगा। Gauss theorem for the dielectric material। ओके, करना क्या होता है, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की गॉस थ्योरम पता करनी है तो सबसे पहले आपको तमीज से हल्की वाली गॉस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। तो वी नो वेरी वेल, क्या पता है भैया आपको वेरी वेल तरीके से, हमें पता है गॉस थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यही होती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही होती है। डाइवर्जेंस फॉर्म लिखो यार, इंटीग्रल फॉर्म क्यों लिख रहे हो, डाइवर्जेंस फॉर्म लिखो। और डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इक्वल टू रो में दो तरीके के रो होते हैं मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया चार्ज दो तरीके होते हैं, फ्री को तो भूल जाओ, बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, रो बॉन्ड वाला और फिर सिग्मा बॉन्ड वाला। ये दो सरफेस जो चार डेंसिटीज होती हैं। आप बताओ जरा, इसकी सिग्मा तो लिख नहीं सकते क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिखना पड़ेगा कि चार्ज डेंसिटी जो है दो प्रकार की होती है, रो बॉन्ड और रो फ्री। फ्री चार्ज और बॉन्ड चार्ज, फ्री चार्ज और बॉन्ड चार्ज। बॉन्ड चार्ज में दो होते हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज डेंसिटी लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक की वैल्यू आपको फॉर्मूला पता होती है बॉन्ड चार्ज का, बता दीजिए कितना होता है। डाइवर्जेंस ऑफ एक लाइन तमीज से नोट कर लेना कॉपी में, एक लाइन, क्योंकि हमारे आजकल की एक दिन की मेहनत ही जुड़कर कल एक रैंक बढ़ाती है। आपको पता है कि कई बार काउंसलिंग में ऐसा तो हो जाता है, जैम में एक नंबर से आईटी रह जाती है, एक नंबर से। अभी मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टेस्ट जब आप नंबर आपके रैंक 500 तक गिरेगी या 500-600 तक आएगी ना, तो आपको जोधपुर और ये पक्कड़ वक्कड़ कुछ हैं आईआईटीज, उनके बाद एक किस्तों में आईआईटी छुट जाती है। फिर आप एनआईटी की तरफ जाएंगे और एनआईटी में आईआईटी वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले से एक आई कम है। एनआईटी आईआईटी पहले से एक आई कम है, वो वाली बात नहीं है। बात एनआईटी मत लेना यार, एनआईटी मजा नहीं आता। लो तो आईआईटी लो, वो भी बढ़िया वाली। कानपुर तो लो, मेरे को तो कानपुर अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है यार। वो पापी होगा जो आईआईटी कानपुर की बुराई करेगा।
HC वर्मा, प्रोफेसर HC वर्मा। तो एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, एक्चुअली थोड़ा इधर उधर की बात करते रहती है वरना मैं ही बोल हो जाऊंगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी आ गया, इसका फॉर्मूला हमें पता है यार, बहुत अच्छी तरीके से पता है कितना होता है, डेल डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर प्लस रो एफ। इस चीज को उठा के इधर लाओ, कितना हुआ एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई प्लस का डाइवर्जेंस ऑफ पी इक्वल टू रो एफ। बताइए भैया क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाली लाइन दोबारा बताओ जरा, एप्सिलॉन नॉट दोबारा बताओ ठीक से बताओ, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पी इक्वल टू रो एफ। ओके बताओ भाई कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है डाइवर्जेंस, ले लो कॉमन, डाइवर्जेंस कॉमन ले कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इक्वल टू रो एफ। इसे डिनोट करते हैं डी से, सिंबल दिया एक डेल डॉट डी इक्वल टू रो एफ। इसे कहते हैं गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे, गॉस थ्योरम फॉर डाइलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसी को अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखो जरा, डी रो की वैल्यू कितनी होती है भाई, रो होता है डी क्यू ओवर डीवी, डी क्यू ओवर डीवी मल्टीप्लाई करो डीवी की इधर तो कितना आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट डीवी। ऐसे कर लो, ये हो जाएगा डी क्यू का हो गया, क्यू कौन सा फ्री वाला, तो ये आपका बन गया डाइवर्जेंस ऑफ डी। इसको फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैं आपको एंड में नाम लिख दूंगा, कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, कुछ कहते हैं, आप फ्लक्स डेंसिटी मान के चलेंगे जैसे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम कहती क्या है, जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है गॉस थ्योरम का, वो कहती है भैया अगर सरफेस को वॉल्यूम में ले जाना है, अगर सरफेस को वॉल्यूम में ले जाना है तो डाइवर्जेंस ले ले, सरफेस को वॉल्यूम में ले जाना है तो डाइवर्जेंस ले ले, सरफेस को वॉल्यूम में ले जाना है तो डाइवर्जेंस ले ले, और वॉल्यूम को सरफेस में ले जाना है तो डाइवर्जेंस हटा ले। ये होती है आपका गॉस थ्योरम। किसमें, दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम फॉर डाइलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो भाई ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, डी और डी पर डॉट डी एस, ठीक, और डी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, डी के बारे में थोड़ा, ठीक है। ये गॉस थ्योरम याद रखना क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस वेक्टर डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एफ। अच्छे से याद रखना है इसको, मैं अभी याद नहीं रहेगा तो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो अच्छे से याद आ जाएगा, वेक्टर डी डॉट डी एस में क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से और बात कर लेते हैं इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। एंड और साफ करता हूं, एंड पूरे मिटा दूं, नोट कर लिया होगा ये, स्टॉप करके नोट कर लेना। नाउ वेक्टर डी कितना था ये बताओ, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी था, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, वेयर डी फ्लक्स डेंसिटी, ई तो सबको पता है, पी पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ठीक। अब इस पर बेस में एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, उस क्वेश्चन से आपको आकलन हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में गॉस लॉ को, याद रखना पर गॉस लॉ ये होता है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिख देता हूं ताकि कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं अभी, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए carries a charge q. Okay sir, it is coated with a linear dielectric material. Oh my god, it is coated, you know the meaning of coated
जैसे कि समझ गए हो गए यार, जैसे लोहे की अंगूठी के ऊपर सोना चढ़ा के महिलाएं पहनती हैं, उसको तो कहते हैं सोने का कोट कराना, मतलब लेयर चढ़ाना। कितना अच्छा एग्जांपल दिया, वाह। इट इज कोटेड विद अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी। मटेरियल की परमिटिविटी डिपेंड करती है, या तुम देखो डेंसिटी, अगर मैकेनिक्स में खेलो, ऑप्टिक्स में खेलो तो डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में खेलोगे तो परमिटिविटी तो आएगी। मटेरियल ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी खेल तो सब इसका ही है, एप्सिलॉन आउट ऑफ रेडियस बी। ओके सर, आउट ऑफ रेडियस बी, फाइंड द पोटेंशियल एट द center of conductor, find the potential at the center of sphere, center of sphere। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ना। A conducting sphere of radius A carries a charge q. It is coated with a linear dielectric material of permittivity epsilon out of radius p. Find the potential at the center of the sphere. Okay, now we'll solve it. Solution देखेंगे इसका। सॉल्यूशन करने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बताओ क्या बनेगा। डायग्राम बनेगा, एक तमीज से एक स्फीयर बना लेंगे, बन गया। इसकी रेडियस कितने मानेंगे, a मानेंगे, मान लीजिए। इसके ऊपर क्या बोला उन्होंने, ये तो कंडक्टर है, ठीक है सर, और चार्ज दिया गया है, क्यों चार्ज दिया गया है, क्यों, तो चार्ज आएगा सरफेस पर। लो जी, सरफेस पर आ गया, बिल्कुल नो डाउट सरफेस पर चार्ज होगा भाई, अंदर फील्ड जीरो होगा। कैसी बात कर रहे हो आप, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखो अगर अभी भी आपका अंदर फील्ड आ रहा है, अगर अभी भी आपका कंडक्टर स्फीयर के अंदर फील्ड आ रहा है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे जनवरी फरवरी में पेपर है, तो अभी भी अंदर फील्ड आ रहा है तो फिर दिक्कत है ना, नहीं आना चाहिए। विद अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब कोटिंग करेंगे ना, कोटिंग करेंगे। इट इज कोटेड विद अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन आउट ऑफ रेडियस बी। तो रेडियस बी तक हम इसको क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, यहां तक कोटिंग करी हमने लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यह रेडियस बी तक, एप्सिलॉन इसकी परमिटिविटी है। तो बोला क्या भाई, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल पूछा है यहां पर। अब बताओ यहां पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, यहां पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो पोटेंशियल निकालने का एक तरीका तो मैं आपको बता दे रहा हूं। पोटेंशियल निकालने का तरीका ये बताया था मैंने आपको, टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, बट द चार्ज कैरीड शुड बी यूनिट। इट्स मीन द होल definition will be to carry a unit charge from infinite to a particular point is called the potential at that point। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर सेंटर पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो मैं चार्ज को यहां से लाऊंगा इनफाइनाइट से, और ऐसा ऐसा करके सेंटर तक ले आऊंगा और वर्क निकाल दूंगा, पर यूनिट चार्ज पर पोटेंशियल आ जाएगा। पर शर्त ये है कि फील्ड यहां पर कितना था, फील्ड यहां पर कितना है, फील्ड यहां पर कितना है, उस फील्ड को फेस करता हुआ आएगा ना, वही तो मायने रखता है। ई डॉट डी आर निकालना है, पोटेंशियल तो निकालते हुआ आएगा ना, तो उसी तरीके से निकालना है। दिक्कत ये आएगी यहां तो फील्ड है नहीं और बाहर फील्ड होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो उसे तो सोचना बेकार। बात करनी इसके अंदर क्या फील्ड होगा, B से A के बीच में, इसके अंदर जो फील्ड होगा वही तो माला माल करेगा, मतलब वही क्वेश्चन और डिफिकल्ट करेगा। तो इसके अंदर का जो फील्ड है वो कैसे निकालें, तो वो निकलवाएगा डाइलेक्ट्रिक का गोस थ्योरम, और बोलता है कि अंदर एक डॉट डॉट करके गोस थ्योरम लगा दो ऐसे करके। तो मैंने बोला ले यार तू भी कुछ रहे, मैंने अंदर डॉट डॉट करके गोस थ्योरम लगा दिया। ये अप्लाइंग गोस थ्योरम, अप्लाइंग गोस थ्योरम फॉर डाइलेक्ट्रिक, फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए गोस थ्योरम क्या होती है भाई, अब ये मत बोलना मुझे समझ पता नहीं हमें। डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एफ होती है नहीं होती, अभी बताइए भाई, होती है नहीं होती, होती है। ये कितना होगा, डी डॉट डी एस, डी का डी को डी रहने दो, इंटू डी एस का मान कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू एफ का मान क्या है, क्यू एफ का मान क्यू दे रखा है, चार्ज क्यू फैला हुआ है, अभी बात करी तुमने, फ्री चार्ज क्यू है। और फिर सॉल्व कर दो, डी का मान कितना होता है एप्सिलॉन ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू।
चले सोल्व करो। ई कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया फील्ड। अंतर देख रहे हो, दिखेगा अंतर। यहाँ एप्सिलॉन नोट है जिसे कहते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी, यहाँ एप्सिलॉन है जिसे कहते हैं मीडियम की परमिटिविटी। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये वैक्यूम की परमिटिविटी सबको पता है और ये हमने भी गॉस थ्योरम से निकाली। तो सब जगह का फील्ड हमें पता लगाएंगे, बाएं हाथ का खेल और आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, एक बार पढ़ के बताओ यार, मुझे तब तक मजा आएगा देखने में। चिल्लाने में मजा आता है, चिल्लाने में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? To carry a unit charge from infinity to a particular point and is called to carry a unit charge, to carry a unit, the work done, पूरा definition क्या होगा? The work done to carry a unit charge from infinite to a particular point. The work done to carry a unit charge, पूरी definition repeat करेंगे दोबारा से। The work done to carry a unit charge from infinite to a particular point is called potential at that point. Now, by the definition of electric potential, by the definition of electric potential, एक चीज याद आ गया, हंसी आ गया, बता दो क्या? बता देता हूँ। मेरी पढ़ाते हुए आदत है, मैं कई बार एक चीज को कई बार तो मैं 6 बार रिपीट कर देता हूँ, 5 6 बार। तो एक बार पढ़ा रहा था मैं, ऐसे रिपीट कर रहा था, तो एक स्टूडेंट बोला सर आप हमें याद करवा रहे हैं, खुद याद कर रहे हैं। उसका भी सही था, पर वास्तविकता देखो, वास्तविकता ये है कि जैसे आप किसी चीज को बार बार बोलें तो भी वो याद होती है, और किसी चीज को बार बार सुने तो भी याद होती है। तो अगर मैं कई बार एक चीज को रिपीट करूं, तो अगर वो बार बार आपके कान तक गुजरेगी तो वो बात आपको आम लगने लगेगी, चाहे वो माइनस के डेल डॉट पी हो, चाहे वो पी डॉट सिग्मा हो, या पी डॉट एन कैप हो, कुछ भी हो, अगर वो बार बार आपके आसपास से गुजर रही है तो आपको आम लगेगी। यही बात आप किसी के लिए भी लागू कर सकते हैं। कोई अचानक आपसे मिल रहा है तो वो खास है, आसपास रोज घूमेगा तो काय का खास है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं भाई। डेफिनेशन होती है v इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर इनफाइनाइट से लाया, इन्फिनिटी टू आर तक ला, इन्फिनिटी से लेकर आना है, कहां तक लाना है? सेंटर तक लाना था भाई, लेकिन सेंटर तक नहीं लाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि सेंटर पर फील्ड ही नहीं है, फील्ड नहीं है तो वहां पे इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा, तो हम यहां तक लाएंगे, यहां तक लाएंगे, वही बात हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आर है, समझे बात को? अब तोड़ो, लिमिट कैसे तोड़ोगे? तो v इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट देखो कैसे तोड़ती है, इन्फिनिटी से लाओ b तक, इनफाइनाइट टू b e डॉट डी आर, फिर b से लाओ a तक e डॉट डी आर, तो इन्फिनिटी से a तक ही हो गया। फिर वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। v इक्वल टू माइनस का इंटीग्रल इन्फिनिटी से b, इन्फिनिटी से b तक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ये वाला है, बेकार था फॉर्मूला, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस इसका फॉर्मूला क्या है? ये भी बेकार था, ये इंटीग्रल इन्फिनिटी, सॉरी बी टू ए ई का फॉर्मूला कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इस थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना, भाई मिटाते हैं, मिटाओ भाई, क्या आया मिटा के। अभी मैं आपको फंडा बताऊंगा तो मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा क्या आएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें, करना क्या चाह रहे हैं यार। हाँ जॉर्ज मिट तो नहीं गया था। अरे यार ऐसा होता है, पढ़ते पढ़ते हम लोग यार बहुत आगे निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि पढ़ क्यों रहे हैं। वो नहीं होनी चीज। बताओ कितना है? b इक्वल टू माइनस के एप्सिलॉन इनफिनिटी टू b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस के, बताओ कितना आया? इंटीग्रल b टू a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। सिंपल ट्रिक। नाउ इसका यार सबको पता होता है इंटीग्रेशन, तुम ये मत बोलना मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा। इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता होता है, माइनस का 1/r होता है, बच्चा नोज। इसका कितना होता है? और यार नोट मत लगाओ, अंतर क्या रह जाएगा भाई, तुम लोग बड़ी गलती करवा देते हो मुझे। मिटाओ भाई इसे, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया, कुछ नहीं है इसमें, मान रखो। माइनस प्लस v इक्वल टू 1/4 प्लस नॉट q अपॉन b माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट बोलो भैया कितनी है? अपर लिमिट बोलो भैया कितनी है? माइनस का 1/a। लोअर लिमिट कितनी है? माइनस का 1/b।
माइनस कॉमन ले लो यार, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन b माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/a माइनस 1/b। ये आ गया पोटेंशियल। आगे कैलकुलेशन में गई तुम्हें लग रहा हो टिक टिक टुक टुक, तो कर लेना टिक टिक टुक। इंफिनिटी से आर तक लाए पोटेंशियल को, फिर आगे जाके इसको जोड़ दिया, सब सही है यार, सब सही है। मेरे पास तो किसी के सॉल्यूशन भी लिखे हुए नहीं है, मैच करो, क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब हमें पढ़ना है आगे, हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको पोटेंशियल यूज कैसे करते हैं। तो मैंने इसके जरिए मैंने आपको बता, देखो इसमें मजे की बात क्या थी, इसमें आपको पोटेंशियल निकालने का रिवीजन हो गया, इसमें आपको ये भी पता चल गया कि गॉस थ्योरम डाइलेक्ट्रिक में कैसे यूज करते हैं। इसमें आपको बस इतनी चीज पता करिए, क्या पूरे मैथ पूरी फिजिक्स में पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की, और ये है, इसके ऊपर लिख लो आप 1000% लिखो आज, जैसे तुम्हें 12th वाले मार्क्स साहब दिखाते हैं यार। एक फॉर्मूला वो लिख लो, क्लासेस मोसोटी क्वेश्चन, कई कभी उसमें बीएचयू में से लिखा हुआ मिल जाता है तुम्हें, क्लासेस मोसोटी क्वेश्चन, मोसोटी एक्चुअली इस क्वेश्चन में खास बात यही है कि ये आपको जो है डायरेक्ट ही रखी हुई मिल जाएगी। क्या होता है, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सेम तो है यार, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2, ये होती है आपकी क्लासेस मोसोटी क्वेश्चन। इसे 4-5 बार लिख के देखें, कई बार आप ऐसे अचानक लिखोगे तो भूल सा जाओगे, तो याद रहना चाहिए आपको डायरेक्ट ही रखी हुई मिल जाएगी। क्या, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2। इंट्रोडक्शन चाहिए तो भैया अल्फा है पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, एन है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स एट पर यूनिट वॉल्यूम, और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट तो पूछना मत, पाप है। तो एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जब मैं भी आपका रिटन टेस्ट लूंगा या वाइवा क्वेश्चन को हम पूछेंगे, जब होगा अपना तुम्हारा हमारा मुकालता, तब ये फॉर्मूला मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, तो ये याद रखना है। क्लासेस मोसोटी क्वेश्चन क्या फॉर्मूला है, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 के प्लस 2। हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। बाउंड्री कंडीशन यार बहुत ही बेहतरीन होती हैं, और इन पे मैं बोला था 1000%, वो बस वो 1000% वाली बात आने वाली है, और बस ये अगर आप समझ गए 1000% वाली बात, तो समझ लो आप जीवन आपका धन्य है। लिख लो भाई 1000% पक्का, JNU BHU THU जितने भी हैं सब में आती है। नेट पैड वाला भी कोई देख रहा हो तो वो भी देख लो भाई, इसमें भी आना है कुछ। बाउंड्री कंडीशन तो आना है, पहले समझेंगे बाउंड्री कंडीशन होती क्या है। बाउंड्री कंडीशन होती क्या है, अगर आपने तन मन सा थोड़ा बहुत अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड्री कंडीशन बात पे लग जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वेव फंक्शन की वैलिड होने के पीछे भी एक रीजन होता है। जैसे मान लो कि उसका एक सिग्निफिकेंस तब निकलेगा जब वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मान लीजिए क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, वेव फंक्शन में अगर एग्जांपल दे दूं क्वांटम मैकेनिक्स में, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको समझ नहीं पाओगे। जैसे थोड़ा थोड़ा अगर याद हो तो वहां पे कहा जाता है वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो बाउंड्री के इधर भी डिफरेंशिएशन इधर डिफरेंशिएशन इक्वल होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अगर ये सारी ये वैलिड कंडीशन है अगर यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे हाँ वेव फंक्शन आपस में रिलेट कर सकता है, और यही वेव फंक्शन है जो यहाँ से पास हो रहा है। समझ रहे बात को, ऐसा समझ लो, ऐसा समझो तुम बात को। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कीड़ा है, बिल्ली है, बिल्ली ले लेते हैं, श्रोडिंगर कैट। मान लो यहाँ पर एक बिल्ली है, कैसी बिल्ली है, बिल्ली होगी तो बिल्ली है। अब बिल्ली के पास एक पर्सनल वेव फंक्शन है सिग्मा, और सिग्मा बोल रहा हूं साई, और साई वेव फंक्शन जो है ये एक एनर्जेटिक वेव फंक्शन है, और जब कोलाइड करता है सरफेस के साथ या फ्रेम के साथ, तो इतनी तेज टक्कर मारता है कुछ वेव फंक्शन का पार्ट बाहर भी निकल जाता है। जैसे कि आपको न्यूक्लियस में न्यूक्लियर वेव फंक्शन देखने को मिलता है, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको पेनिट्रेशन डेप्थ ले लीजिए, या आप टनलिंग इफेक्ट ले लीजिए, बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो इसका वेव फंक्शन बाहर निकलता है। अब शर्त यह है निकलने वाला वेव फंक्शन क्या इसी का है, अगर है तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब बाउंड्री कंडीशन वो कंडीशंस होती हैं जो बताती हैं कि इधर वाला और इधर वाला आपस में है,
लिंक्ड, समझ गए हो। बाउंड्री कंडीशन ये बताती है कि इधर का वेव फंक्शन तो वेव फंक्शन आपस में रिलेट करता है और यहाँ ये इसी का ही पार्ट है। समझ रहे हो ना बात को। वो क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा। पहुंच गए तो वहां तक, बीमार नहीं हुआ तो, लास्ट टाइम अभी बीमार हो गया, 3-4 दिन की छुट्टी लग गई। हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। भाई इसको लिख लो आप 1000%, पहले तो आप 1000% लिखो इस पे। बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। भाई बहुत ही सुंदर बाउंड्री कंडीशन है। मैं आपको बाउंड्री कंडीशन बताऊंगा, इसका एक सवाल कराऊंगा और आपको भगवान ने चाहा तो वैसा ही टिकटो सवाल देखने को मिल जाएगा। ऐसा कोई दावा नहीं करता जैम पर मैं कर दे रहा हूं भाई, क्या हुआ, ज्यादा नहीं आएगा, आएगा यार, मैंने एक्सेप्ट आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा भाई, इसमें बेस्ट क्वेश्चन आएगा, बाउंड्री कंडीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ओके, किसी बाउंड्री कंडीशन को निकालने के लिए एक बेसिक चीज ली जाती है, बेसिक फॉर्मूला लिया जाता है। जैसे कि वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी को लिया गया है ना, कंटिन्यूटी को लिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पे गोस थ्योरम को लिया गया, फंडामेंटल गोस थ्योरम, मैक्सवेल इक्वेशंस को लिया गया। तो इन सब चीजों को लिया, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिए गए, ठीक है। मैं 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ जिनसे बाउंड्री कंडीशन आएगी डाइलेक्ट्रिक की। अगर आप वो इक्वेशन से परिचित हुए, अगर वो इक्वेशन को आप जानते होंगे तो आपको नीचे की सारी बात समझ में आ जाएगी। तो देखना ये है, मैं वो लिखूंगा तो आप बताना आप उसे जानते हैं नहीं जानते। तो आप बताओ इस इक्वेशन को जानते हो नहीं जानते हो। इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एफ। क्या आप इसे जानते हैं? अगर आप इसे जानते हैं तो आगे की बात समझ में आएगी, अदरवाइज चाहे खत्म कहानी। अगर आप इस इक्वेशन को जानते हैं तो आपको आगे की बात समझ में आएगी, अदरवाइज खत्म। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, पीछे 3-4 लेक्चर पीछे जाना समझ में जाएगा। ये लिखा हुआ है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, इट इज स्टैटिक फील्ड। समझ में नहीं आ रहा, स्टैटिक फील्ड है। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसका कर्ल कितना होता है, ये तो प्रूफ भी कर दिया है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल 0 होता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल 0 होगा तो कर्ल 0 होगा तो कैसे लिख सकते हैं उसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम कहती है अगर सरफेस लाइन से सरफेस में जाना है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है ना, ऐसे कर्ल 0 आ रहा है। अब लाइन से कर्ल में जाना है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम कहती है मेरे भाई, अगर लाइन से सरफेस में जाना है तो कर्ल ले ले, लाइन से सरफेस में जाना है तो कर्ल ले ले, लाइन से सरफेस में जाना है तो कर्ल ले ले, सरफेस से लाइन में जाना है तो कर्ल हटा दे। E डॉट डी एल इक्वल टू 0। मतलब ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को शो करता है, याद होना चाहिए। ये 2 इसका प्रूफ करवाया यार मैंने, कैसी बात कर रहे हो तुम। 3रे-4थे लेक्चर में इसका प्रूफ है, वो भी जिंदा लाइन इंटीग्रेशन करके मैंने प्रूफ करा है इसको स्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड यार प्रूफ करा है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में याद नहीं बोलूंगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। ये 2 फॉर्मूला आपको पता है तो बाउंड्री कंडीशन आपके ऐसा कर दूंगा कुछ झकास, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मान लिया आपको ये 2 फॉर्मूले पता है अच्छे से। अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलो, एक चीज आपको याद रखनी है कि मेरे भाई ये जो ds है ये सरफेस है, ये लाइन है, और सरफेस जब भी लेना होता है तो आप सरफेस लेके चलते हैं, और लाइन जब भी लेनी होती है तो आपको जो इमेजिन भी करेंगे इसके लिए बाउंड्री लाइन ही इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो ये कोलैप्स मत कर देना आपस में। तो हम बाउंड्री कंडीशन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक। तो हेडिंग डली गई है, सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये कोई परिसीमा है, परिसीमा अच्छी नहीं बनी। ओके, नाउ विल ट्राई अगेन फॉर द बेस्ट परिसीमा। बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं परिसीमा के साथ। ये है बाउंड्री हो गई, ये ε1, ये ε2, नीचे एक दूसरा मीडियम है, ऊपर एक दूसरा मीडियम है। दोनों मीडियम अलग हैं, ये बात हमें ऐसे पता चली क्योंकि इनके परमिटिविटी अलग अलग है। क्योंकि परमिटिविटी ही डिसाइड करती है कि वो इलेक्ट्रिकली कैसे इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ, फील्ड के साथ, या किसी एनर्जी के साथ। और इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर जो है वो परमिटिविटी से डिसाइड होता है। शकल भी ई जैसी लग रही है ना, वैसे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो सिंबल है ऐसा। तो यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गया और यहां जाके उसकी शक्ल E2 हो गई। इस बाउंड्री से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कराया, वहां जाके शक्ल E2 हो गई। तो हमने कहा बाउंड्री कंडीशन क्या होगी इनके बीच में। सबसे पहली बात आप लगाओ यहां पर एक बनाओ अपनी तरफ से लूप,
और लूप का नाम रख दो ABCD। चौड़ाई को रख दो, चौड़ाई को रख दो विड्थ, और ऊंचाई को रख दो लेंथ, जिसे लेंथ रख दो, लेंथ विड्थ, लेंथ विड्थ, ठीक है। लंबाई चौड़ाई मान ली इसकी, एक लूप मान लिया यार मैंने, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब ये बताओ, अगर आपने कभी एक वेक्टर देखा हो ऐसे करके, और मैं बोल दूं भाई ये वेक्टर जो है u जो है ये दो कंपोनेंट से बनता है, u cos थीटा और u sin थीटा, तो कोई संदेह वाली बात है क्या? बिल्कुल रियल बात है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कोई भी अगर कोई वेक्टर तिरछा है, कोई भी वेक्टर अगर तिरछा है एक्सिस के अलोंग, एक्सिस से थोड़ा थोड़ा एंगल बनाता है, तो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। बेसिक जानकारी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे उसके, वैसे ही इसके भी होंगे मेरे भाई, इसके होंगे इधर और इधर। जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे E2 टेंजेंशियल, ऊपर वाले कहेंगे E2 नॉर्मल। ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, वो आपको बेहतरीन तरीके से पता होने चाहिए। कौन कौन से होंगे? ऐसे बना देता हूं, E1 टेंजेंशियल और E1 नॉर्मल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है क्या? मैं देखो यार, जितना अच्छे समझ लो, तो नहीं समझ में आया दोबारा बता देना। मैंने एक बाउंड्री बनाई जिसमें नीचे का डाइलेक्ट्रिक अलग है, ऊपर का डाइलेक्ट्रिक अलग है। इनने बोला एक फील्ड है जो यहाँ से पास होकर E1 है, ऊपर जाके E2 हो जाता है, तो मैंने कहा इसके भी दो कंपोनेंट बना ले, इसके भी दो कंपोनेंट बना ले। जब इसके दो कंपोनेंट बनाएगा तो E2 नॉर्मल, E1 नॉर्मल आएगा, इसके दो कंपोनेंट बनाएगा तो E2 नॉर्मल, E2 नॉर्मल आ जाएगा। आगे अब लगाना है ये वाली कंडीशन, नाउ अप्लाइंग, नाउ अप्लाइंग इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए, टोटल 0 आना चाहिए। लगाओ फिर A से B तक, इंटीग्रल A से B तक E डॉट, चौड़ाई कितनी है? डेल्टा W, प्लस यहां से यहां तक B से C तक, B से C तक E डॉट, चौड़ाई कितनी है? डेल्टा है। आगे चलो C से D तक E, चौड़ाई कितनी है? डेल्टा W। आगे चलो D से A तक E डॉट, चौड़ाई कितनी है? डेल्टा L। भैया रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना, अंधाधुंध नहीं रखना। जब हम यहां जाएंगे A से B तक, तो इसके अलोंग कौन सा फील्ड है? भाई E2T भी है और E1T भी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात मानिए आपकी। भैया ये वाला जो लाइन है ऊपर मीडियम में है, नीचे मीडियम में है? ये वाली लाइन नीचे वाले मीडियम में है, नीचे वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो नीचे वाला ही फील्ड लेंगे। क्या? E1T। तो यहां लिखना पड़ेगा E1T, पूरा साफ करके लिखता हूं, ये तो लिखना नहीं था, ऐसा मैं समझा रहा था बस। क्या लिखना है? E1T, क्या लिखना है? डेल्टा W, और ना प्लस। आगे चलो तो यहां से यहां तक आधा चलेंगे, ये कुछ है, ये कुछ आधी हाइट मान लो, डेल्टा H बाई, ये डेल्टा L बाई 2 मान लो ना। कितनी है? B से कहीं तक है, मान लो यहाँ डेल्टा H कुछ समथिंग मान लो, कितने मानो, पैरामीटर से ज्यादा नहीं मान सकता। चलो बिना लिमिट के दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ यार। ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। E1T डेल्टा W प्लस B से C तक, B से C तक E, यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर है? परपेंडिकुलर नीचे, E1N, E1N डेल्टा L बाई 2। ठीक, वेक्टर मत लगाओ, वैसे कॉम्प्लेक्स जाएगा। C से D तक ऊपर E2N, E2N डेल्टा L बाई 2। आगे चलो प्लस D से E तक, D से E तक ऊपर वाले मीडियम। ऐसे भैया ऐसे कौन सा फील्ड है भाई? E2T तो इधर है, माइनस लगा दे, फिर माइनस लगा दे यहाँ पे, माइनस के E2T डेल्टा W प्लस E से F तक। भाई E से F तक कौन सा फील्ड है? ये तो ऊपर को जा रहा है और तुम जा रहे हो नीचे, तो माइनस लगा देना यार, बहस क्यों कर रहा है? E2N डेल्टा L बाई 2। ऐसी F से A तक जाओ, इंटीग्रल F से A तक, तो F से A तक नीचे कौन सा फील्ड है यार? ये तो ऊपर फील्ड जा रहा है E1N, तो माइनस लगा दे, E1N डेल्टा L बाई 2 बराबर 0। ये आपका टोटल जो है, हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया। जब टोटल को इंटीग्रेशन को ब्रेक करा तो ये लाइन आ गई। ठीक,
अब आपको देखना ये है कि ये चीज समझ में आपको आ गई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप दोबारा क्लियर कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली वैसी बात नहीं थी कि समझ में ना आया, ऐसा कुछ नहीं था। देखो कोई लिमिट कट रही हो तो काट दो भाई, बराबर बराबर सी बैठ रही हो तो, बाकी तो क्या कहें। टू एन डेल्टा एल बाई टू, टू एन डेल्टा एल बाई टू कैंसिल, वन एन डेल्टा एल बाई टू, वन एन डेल्टा एल बाई टू कैंसिल, कैंसिल हो गया। कितना बचा, ए से बी तक E1T डेल्टा डब्ल्यू माइनस डी से ई तक E2T डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0। इस चीज को जरा ऊपर लिखो, यहां पे लिखो, बताओ क्या बताया, क्या बचा। ये डायग्राम सही से उतार लेना, बहुत कीमती है ये। देखो कितना बचा, इंटीग्रल ए से बी तक, मैग्नीट्यूड में बराबर है इसलिए लिखेंगे इसे E1T माइनस E2T डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, यानी वाइस लिख सकते हैं एम्प्लाइज E1T माइनस E2T इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज E1T इज इक्वल टू E2T। बहुत शानदार रिजल्ट आया। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है। क्या लिखा है ये लिखा है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को तिरछा करके, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को तिरछा करके डाइलेक्ट्रिक में मारते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। और आप आंख बंद करके मान सकते हैं, आंख मूंद करके, कि डाइलेक्ट्रिक के नीचे हो या डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हो, कोई से भी डाइलेक्ट्रिक में जाओ, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस रहता है, मतलब सेम रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स मीन क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कंटीन्यूअस इन एवरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कंटीन्यूअस इन एवरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कंटीन्यूअस इन एवरी मीडियम, इन एवरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये आपका पहला जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया, जो मैंने इससे निकाला। एक और बाउंड्री कंडीशन निकालनी है जो मुझे इससे निकालनी है, ठीक है। तो इससे जो बाउंड्री कंडीशन निकालेगी उससे भी ध्यान से देखेंगे, इसे याद रखेंगे, ओके। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेना, इसे आप अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट करें। और मैं इसे मिटा रहा हूं, हम लगाएंगे नाउ ये वाली बाउंड्री कंडीशन वेक्टर डी के लिए। और वेक्टर डी के लिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक बाउंड्री। तो बाउंड्री कहते हैं परिसीमा, ये बाउंड्री बन गई। और यहां पर मैंने रीजन ले लिया, सरफेस लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन है। इसको मैंने सरफेस को डेल्टा एस मान लिया, ऊपर नॉर्मल मान लिया एन कैप, और नीचे इस तरीके से मान लिया वेक्टर, ठीक। और ये डी वेक्टर ऐसे मान लिया, वही डी सेम डी वाला केस है, D1 D2 D1 D2 D2 पर आया D2 D1, ठीक। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको वही कंपोनेंट वगैरह लेने हैं। कैसे, ये दो से मिलकर बना हुआ, इधर जाएगा तो कितना आएगा D2, कौन सा, टेंजेंशियल नॉर्मल, इधर की तरफ जाएगा तो टेंजेंशियल। अगर ऐसे दिक्कत हो तो ऊपर ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी बनाओ बात एक ही रहती है। कैसे, ऐसे बना दो, D2 नॉर्मल D2 टेंजेंशियल, आप हिसाब लगाना, बात ठीक बैठेगी। D1 टेंजेंशियल D1 नॉर्मल, ठीक। अब लगाना इस सरफेस के लिए। तो भाई पहली बात तो ये आपको देखो, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डीएस लगाना, ठीक। तो टोटल लगाओ, इंटीग्रल डी डॉट डीएस इक्वल टू क्यू एफ होता है, ठीक। क्यू एफ हो गया। अब इस सरफेस इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना है कई जगह। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ब्रेक ऐसे करना है, मान लीजिए कि ये सरफेस कितनी जगह, यहां भी है, ऊपर भी है, अपर सरफेस लोअर सरफेस। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रल डी डॉट डी एस, यहाँ पे अपर है, प्लस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, ये लोअर सरफेस हो गया, प्लस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, ये आपका कर्व्ड सरफेस हो गया। वेक्टर लगा तो दोनों में लगाओ यार, ये आपका कर्व्ड सरफेस हो गया, बराबर क्यू फ्री, ठीक है। तो आपको कर्व्ड सरफेस अब देखना ही है कि कर्व्ड सरफेस जो है एक सिमेट्री में है,
सिलेंड्रिकल सिमेट्री में तो टोटल नेट जो इफेक्ट दिखाएगा ये 0 आएगा इसका। तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ डेल डॉट डी एस अपर प्लस इंटीग्रल डी डॉट डी एस लोअर इक्वल टू क्यू एफ। अब एक आप चीज देखने को मिलेगी आपको, एक चीज क्या कि यहां पर जो डी वेक्टर है, यहां पर जो डी वेक्टर है उसमें डी वेक्टर जो है और इसमें जो डी वेक्टर है वो सरफेस के साथ क्या एंगल बना रहा है। अगर इस वेक्टर को देखें, यहाँ का डी वेक्टर और यहाँ का डी वेक्टर और यहाँ का डी वेक्टर सरफेस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, सरफेस नीचे की तरफ है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए। और लेना कौन सा है, ये ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल लेना है, क्या लेना है, नॉर्मल वाला। तो इसका नॉर्मल कौन सा, ये है, इसका नॉर्मल कौन सा है, ये। देखो फिर आंसर क्या आ रहा है, चार्ज फ्री रीजन के लिए लेना। अब आ जाएगा डी डॉट डी एस इक्वल टू रो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट रहेगा डॉट डी एस, करेक्ट। लो ये हो गया, ये आपका ये रहा वेक्टर डी टू एन, ये हो गया डी टू एन और ये डेल्टा एस, डेल्टा एस माइनस क्यों आया अभी आपको बताता हूं। इस वाले को देखो और इस वाले वेक्टर को देखो, जो डी वन एन है ये जा ऊपर है और सरफेस की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है, माइनस डी वन एन डॉट डेल्टा एस बराबर क्यू है। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब बात आती है कि चार्ज को क्या लिखा जा सकता है, जो फ्री चार्ज है सरफेस के टर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे रो डी एस डी टू एन डॉट डी एस माइनस इंटीग्रल डी वन एन डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रल रो डेल्टा एस। तो इंटीग्रल रो डी एस रो डी एस कट जाएगा। यहाँ पे ये रो जो है ये डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है। मैं ये कभी भी नहीं करे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसा कोई शो नहीं चल रहा है इसमें। सरफेस को लेके चलेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मानेंगे। चलो आप बताओ, लिमिट कैंसिल होगी तो कितना बचा है, डी टू एन डॉट डी एस माइनस का डी वन एन डॉट डी एस इक्वल टू रो। तो ये आपका ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस ये आता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी जो है वो 0 है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 0 है। तो अगर सरफेस चार्ज, ये आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन क्या करा मैंने, पहले क्या करा मैंने, या जैसे वहां लिया था वैसे यहाँ लिया। कर्व सरफेस के लिए 0 आ रहा था। 3 सरफेस है, आपको पता सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस। तो 2 सरफेस के लिए मैंने ये लिख दिया, तीसरे के लिए 0 हो गया, 2 सरफेस के लिए ऐसा लिख दिया। और फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर ये वाला है तो इन दोनों को लिखा यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला है तो इन दोनों को लिखा यहाँ पे, ऐड करा, ये आ गया। इफ रो जो ये बचा हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस की वैल्यू अगर 0 हो देन तो ये आपका डी टू एन डॉट डी एस माइनस का डी वन एन डॉट डी एस जो है ये 0 के बराबर होगा। एम्प्लाइज डी टू एन इक्वल टू हो जाएगा डी वन एन के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। इसको आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे नहीं मिलेगा, आपको जो देखने को मिलेगा ये आपको दूसरे रूप में देखने को मिलेगा। दूसरे रूप में कैसे मिलेगा आपको भी बताता हूं। दूसरे रूप में आपको ये ऐसे मिलेगा, 10 सेकंड, ये तो आपने नोट कर लिया वो पूरा। दूसरे रूप में आपको ये ऐसे मिलेगा, इसको लिखो पहले क्या है, एम्प्लाइज, इसको लिखो पहले क्या है, लिखो एम्प्लाइज डी टू एन बराबर डी वन एन। ठीक है भाई, डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है। डी बराबर क्या होता है, चार्ज फ्री रीजन के लिए डी बराबर एप्सिलॉन होता है यार। डी बराबर डी प्लस पी, जब पी कहाँ हो जाए चार्ज होगा, चार्ज ही नहीं होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा। तो याद रखिए चार्ज फ्री रीजन के लिए, मैं ऐसा बताता हूँ, नोट कर लेना, पर ये कोई सी चीज छोड़ना मत, कोई सी भी चीज छोड़ोगे नुकसान हो जाएगा। और ये मैंने ऊपर 100% लिखा था, 1000% लिखा था। तो आप याद रखेंगे, आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किसकी, बेसिक डेफिनेशन फ्लक्स डेंसिटी की पता होनी चाहिए। तो फ्लक्स डेंसिटी डी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, यही तो होता है। अब मुझे बताओ पी क्या है, पी है पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन कब होगा, जब चार्ज होगा। मान लो चार्ज ही नहीं है, मैंने क्या कहा था अभी, क्यू एफ इक्वल टू 0, फ्री चार्ज 0 है, और मैं सरफेस चार्ज भी 0 कहा था, रो एस इक्वल टू 0। तो चार्ज नहीं तो पोलराइजेशन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई कंडीशन होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं जनरल वे में, डी का अपना एक बेसिक फॉर्मूला, दूसरा होता है क्या, एप्सिलॉन ई, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, जहां पे ई क्या है, ये ई एप्सिलॉन, वहां उस मीडियम की परमिटिविटी है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है
डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई का लगाओ यहाँ पे। तो ये 2 है मीडियम, तो दूसरे मीडियम में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन 2 E2। फिर देख लो कैसे लिखा मैंने, ये दूसरे मीडियम का है नॉर्मल वेक्टर, दूसरे मीडियम का है नॉर्मल। तो दूसरे मीडियम में नॉर्मल क्या करेंगे हम, तो दूसरे मीडियम में नॉर्मल क्या करेंगे हम, हमको नॉर्मली क्या करना है कि हमको लिखना है एप्सिलॉन, दूसरे मीडियम में लिखना है, तो लिखेंगे एप्सिलॉन 2 और दूसरे मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वो भी नॉर्मल, और ऐसी एप्सिलॉन 1 और E1 वो भी नॉर्मल। तो ये हो गया, ये हो गया आपका है दूसरी बाउंड्री कंडीशन। तो याद रखेंगे हम कि ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो नॉर्मल जो है कंपोनेंट वो डिसकंटिन्यूअस आते हैं। इसका मतलब ये हुआ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस, ये आपको याद रखना पूरी चीज में। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी और अच्छे से। पर बहरहाल अभी आपको क्या रखना, अभी आपको यही 2 लाइन याद रखनी है। अगर आप बोलते हैं कि 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम परस्पर सेपरेटेड हैं और उनमें क्या चेंज आता है, तो मैं उसमें आपको बताना है कि जैसे ही, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या कहना चाह रहा था मैं। मान लीजिए आपको नोट कर लिया, आपने दोनों बाउंड्री कंडीशन नोट कर ली, ठीक है। तो जो 2 नोट करी उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट करी थी, पहली वाली ये थी E1 टेंजेंशियल इक्वल टू E2 टेंजेंशियल, दूसरी वाली है एप्सिलॉन 1 E1 नॉर्मल इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 नॉर्मल। ये कहना चाह रहा है कि 2 मीडियम हैं जिनमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और सेपरेटेड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से ऐसे जाकर इधर वेरी कर जाता है, E1 ये E2 है और ये E1 है, तो करना क्या है आपको, ये पूछ रहा है कि क्या है इसकी बाउंड्री कंडीशन। तो भाई इस इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है पैरेलल टेंजेंशियल कंपोनेंट तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, वो नॉर्मल कंपोनेंट आपस में बराबर नहीं होंगे। नॉर्मल कंपोनेंट आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि वो रिलेट करते हैं इस तरीके से, उस फील्ड में उसका एप्सिलॉन इक्वल टू उस फील्ड में उसका एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई। हम इससे क्वेश्चन कराऊंगा, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। ये टेंजेंशियल कंटिन्यूअस रहते हैं और नॉर्मल कंटिन्यूअस नहीं रहता, मतलब इसीलिए झुक जाती है। दैट इज द रीजन, इसीलिए झुक जाती है। आई थिंक आप समझ रहे हो बात को। अभी आप समझा दूंगा क्या कहना है, समझ गए आप इसको। एक क्वेश्चन आता है अक्सर जुबान पर बच्चों के, जब कभी लाइट को किसी लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजा जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, तो क्यों झुक जाती है? क्योंकि उसका कौन सा कंपोनेंट वेरी कर रहा है, आपका नॉर्मल कंपोनेंट जो है, जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो जो है कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरी बाउंड्री में उसके मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेंगे। मैं थोड़ा रिलेट करके बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूअस रहेंगे, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे। ये आपको 2 लाइन याद रखनी बस, वो बाकी सब तामझाम मत याद करो तो भी चलेगा। ये 2 लाइन आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल करके दिखाते हैं हम आपको। यह है क्वेश्चन ये है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है ऐसे। E1 थीटा आया हुआ है यार, कई बार आया हुआ है, θ2, और पूछता है बताओ भैया कौन सा रिलेशन ठीक है इनमें से, ऊपर वाला एप्सिलॉन 1 और नीचे वाला एप्सिलॉन 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूछ रहा है, कोट θ1 कोट θ2 tan θ1 tan θ2 ऐसे रिलेशन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपको रिलेशन पूछा tan थीटा और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, ये पूछा गया, ठीक है। तो करना क्या है कि बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे बस, आपके पास 2 बाउंड्री कंडीशन, आंसर आ जाएगा। आपको देखना क्या, ये E1 है तो 2 कंपोनेंट होंगे, इधर कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये होगा E1 sin थीटा। ऐसे यहाँ भी 2 कंपोनेंट होंगे, E2 है ना, E2 cos थीटा, ये होगा E2 sin थीटा, E2 sin। लगा दो बाउंड्री कंडीशन, आंसर आ जाएगा। बताओ, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। लगाओ भाई, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए कि फॉर एनी 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम द पैरेलल कंपोनेंट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये चीज इस चीज के बराबर होगी क्योंकि फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि ये बाउंड्री के पैरेलल है, क्योंकि बाउंड्री को टेंजेंट है, बाउंड्री को स्पर्श करके आ रही है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बाउंड्री है, कंटीन्यूअस रहेगा। लिखो इसके बराबर इसको, देखो E1 sin θ1 बराबर E2 sin
θ2 एंगल भी अलग है भाई, θ1, ठीक। एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? तो नॉर्मल कंपोनेंट लिखने हैं लेकिन उसके मीडियम के साथ। तो यहाँ नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? E1 cos θ1, मीडियम क्या है? ε1, लिखो ε1 E1 cos θ1। ऐसे यहाँ भी लिखो क्या है? E2 cos, लिखेंगे ε2 E2 cos θ2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसे इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये तो याद ही रहते हैं अक्सर लोग, ये बाउंड्री कंडीशन याद रखना भाई, तुम्हें कसम है विद्या माता की, तुम सब लोगों को जो देख रहे हो तुम सबको विद्या माता की कसम है, ये बाउंड्री कंडीशन आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, अदरवाइज खत्म मामला। क्या बोल रहे हो? हमने क्रॉस बना लिया बेटा, पाप लगेगा, क्रॉस मत बनाओ। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, क्या पहले वाली इक्वेशन लिखो, क्या है ये? ε1 E1 cos θ1 इज इक्वल टू ε2 E2 cos θ2। इसे डिवाइड करो, नीचे क्या लिखा हुआ? नीचे लिखा है E1, 2 से 1 को डिवाइड करो, टाइम बनाना है, टाइम बना करो, टाइम ज्यादा अच्छा लगता है कोड से ज्यादा, वैसे बात एक ही होगी, टाइम अच्छा लगता है, ऑप्शन में जल्दी मिलेगा, वही मिलेगा 1/2 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? 1/2 से डिवाइड करिए, बताओ कितना आ रहा है? 1 कितना? 1 लिखो, E1 sin θ1 बराबर E2 sin θ2, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपॉन ε1 E1 cos θ1 अपॉन ε2 E2 cos θ2, ये आपका आ गया। अब आप डिवाइड करेंगे इसे, रीजन कट गया, इससे 2 से E2 कट गया, तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया? tan बन गया, तो ये हो गया tan θ1 अपॉन नीचे हो गया ε1, और ऐसे यहाँ पर साइन अपॉन कोस क्या बन गया? ये बन गया tan θ2, नीचे बन गया ε2, और आपको मिलेगा, इसको यहां ले आओ, इसको वहां भेज दो, तो कितना जाएगा? tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू ε1 को उधर ले जाओ, ε1 अपॉन ε2, आपको ये आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये एक्चुअली याद नहीं रखना, बाउंड्री कंडीशन याद रखनी है, ये क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमने आज डिस्कस करा ब्रीफली, किस चीज को हमने डिस्कस करा? डाइलेक्ट्रिक को हमने डिस्कस करा, डाइलेक्ट्रिक के साथ पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, पोलराइजेशन किसे कहते हैं, फिर बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करा, और बहुत सारे डिस्कस करें चीजें, और साथ में हमने उसके एग्जांपल्स भी लिए उसके। तब भी हम एक अगला जो वीडियो बनेगा वो इसके असाइनमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। और आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड था। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और जारी रखिए अपना काम, पढ़ाई जारी रखिए, हम तो यहाँ पर हैं। थैंक यू वेरी मच।